गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में हम यूनिट नंबर 7 करने वाले हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज़ निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो बैंकिंग का हमने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है। आपका जो बचा हुआ है वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। बट ये NARCL क्या होता है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। NARCL का फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसको हम बैड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड बैंक, ठीक है। ये आपका बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए लाया गया, मतलब बैंक, इसका एम ये है, क्या पता है, जो NPS जो होते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि मान लो ये 2 बैंक है और ये 2 बैंक का मिला करके देयर इज मैक्सिमम NPS, बहुत सारा NPA है, जिसकी वजह से ये दोनों बैंक का बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हो रहा है एंड वो ठीक से अपना अमाउंट नहीं शो कर पा रहे, क्योंकि ये अमाउंट सब जो है NPA हो चुका है, नहीं मिला है। क्यों? दे आर द बैड लोन्स। ये क्या है? ये बैड लोन्स है, ठीक है। तो NARCL क्या कहता है? दैट इज आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये आपका एक फंक्शन है जो क्या करता है, सारे ARC एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी से आपका ये बैड बैंक को मतलब बैड लोन्स को बाय करता है बैंक से, ठीक है। ये सारे बैड लोन्स को, NPS को बाय करेगा एंड इस ये करने से ये बैंक को रिलीफ दिलाता है, मतलब छुटकारा दिलाता है ये सारे बैड बैंक से एंड बर्डन, मतलब बैड लोन से एंड बर्डन जो है NPA का, ये कम करता है, ठीक है। और उनके बैलेंस शीट को क्लीन करने में एंड इम्प्रूव करने में फिनेंशियल हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका NARCL का मेन मकसद होता है कि जितने भी बैंक है और जितने भी बैंक के पास बैड लोन्स है, क्या है? बैड लोन्स है, या फिर आपका ये NPAs है, तो ये सबसे, ये आपका NARCL ये सबसे इसको रिलीफ दिलाता है, ये रिलीफ दिलाता है, ठीक है। ये बैड लोन्स को बाय करके, बैड लोन्स को बाय करके इनको हेल्प करता है, इनके बैलेंस शीट को क्लीन करने में इनको हेल्प करता है। इन सारे बैंक्स को NPA और बैड लोन से छुटकारा दिलाता है और वो अपना कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ सुधार कर सकते हैं बैंक। वंस NARCL, जब NARCL ये सारा स्ट्रेस लोन को ले लेता है बैंक से, इसके बाद ये पूरा को पूरा सेल कर देता है बायर्स को, जो इंटरेस्टेड है इस सबको बाय करने में, डिस्ट्रेस्ड डेट को। ये पूरा प्रोसेस जो है NARCL इसलिए करता है, सो दैट जितना भी पॉसिबल है, जैसे कि मान लो अगर मेरा टोटल NARCL 2 लाख का है, ठीक है, और अब मेरा पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरे को सिर्फ 1 लाख ही मिल सकता है, तो NARCL जितना पॉसिबल है ये सारे बैड लोन से, ये सारे ट्रबल्ड लोन से वो सारा निकालता है, बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करता है एंड ओवरऑल इकोनॉमी को हेल्प करता है। करेंटली जो है NARCL फोकस करता है स्ट्रेस लोन एसेट को रिजॉल्व करने में। कितना कितना अमाउंट का? अगर अमाउंट एक्सीड कर रहा है 500 करोड़ और या फिर टोटलिंग 2 लाख करोड़, इनिशियल फेज में 90 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड ट्रांसफर टू NARCL, मतलब इतना इतना अमाउंट, इतना हैवी अमाउंट है अगर, तभी ये NARCL जो है ये सारा अमाउंट लेता है एंड बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट, अब इसमें गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करता है, NARCL को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। इसको 30,060 करोड़ बैक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है, रिसीट इशू किया गया है NARCL का, जिसमें रीपेमेंट का इसको एश्योरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल NARCL जो है ये किस चीज़ से कनेक्टेड है? ये इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम जो है NPA से, उसको उससे डील करने में हेल्प करता है, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्ट्रेस्ड एसेट से वो डील कर सकते हैं, वो उसका सोल्यूशन दे सकते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो NARCL एक कंपनी है जो स्टैब्लिश किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट, जिसका एम है कि वो सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स से डील करेगा बैंकिंग सेक्टर में। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? फिर से बनाना, एसेट को फिर से सुधारना, बनाना, ठीक है। तो जितना भी बैड लोन्स हो चुका है उसको हम लोग फिर से ठीक करने पे वर्क करते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन सेटअप बाय बैंक, प्राइमरली पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए किया गया है ये। NARCL अप्लाइड होता है RBI पे भी फॉर लाइसेंस ऑफ ARCs, ठीक है, विच अलाउ करता है कंपनी को रेगुलेट करने में, एंड जिसमें ओनरशिप जो है, मेजॉरिटी ऑफ द ओनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंक को दी जाती है, 51% इन NARCL, ठीक है। IDRCL क्या होता है? दैट इज इंडिया डेट
रेजोल्यूशन कंपनी, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी ये आपका एक सर्विस कंपनी है या ऑपरेशनल एंटिटी है जो कि मैनेज करती है डिस्ट्रेस एसेट को, इंगेज करती है मार्केट प्रोफेशनल्स को, टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स फॉर देयर रेजोल्यूशन। एनएआरसीएल फोकस करता है एग्रीगेट एंड कंसोलिडेट करने में स्ट्रेस्ड एसेट को। आईडीआरसीएल जो होता है ये आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है। मतलब एनएआरसीएल की बात की जाए तो एनएआरसीएल आपका हेल्प करता है रिमूव करने में बैड लोन्स को, और एसएआरसीएल मतलब आईआरडीसीएल की बात, आईडीआरसीएल की बात करें तो ये आपका ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैक्सिमम 49% स्टेक आईडीआरसीएल का होता है जो कि बैलेंस्ड ओनरशिप रखता है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, नीड फॉर एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल, क्यों जरूरत क्यों है, देखो वाइल एग्जिस्टिंग एआरसीआर एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये भी हेल्पफुल है स्ट्रेस्ड एसेट को रिजॉल्व करने में, बट ये आपका स्मॉलर अमाउंट से डील करता है। लार्जेस्ट स्टॉक लेगेसी जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हुआ बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है, जिसको हम एनएआरसीएल या आईडीआरसीएल ही उससे डील कर सकता है, ठीक है। यूनियन बजट प्रोवाइड करता है उसको कितना अमाउंट है, तो ये सारे जो है बैंक्रप्सी कोड हुआ, एनपीएस हुआ, ये सबसे अब डील करता है एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल बिग अमाउंट से, ठीक है। तो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, बैकलॉग मतलब कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एनपीएस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकलॉग ऑफ एनपीए टिपिकली रिक्वायर बैकस्टॉप ऑफ गवर्नमेंट पार्ट क्रेडिबिलिटी एंड प्रोवाइड कंटिजेंसी बफर्स, ठीक है। ये आपका एनएआरसीएल का हो गया, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एनएआरसीएल का वर्क क्या है मेन, वो तो हम जान गए, 500 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक, ये तो हम लोग जान गए। अब देखो ये एबीबीएफ क्या है, दिस इज एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड फुल फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स, जो कि बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है सीवीसी के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। जो कुछ भी फ्रॉड हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में 50 करोड़ से ज्यादा, उन सब से डील करेगा एबीबीएफ। मतलब हम देख सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, ये आपका बेसिकली एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, ये बेसिकली एक ऐसा बोर्ड मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव है जो स्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, जो ये बोलती है कि जो भी बैंकिंग फ्रॉड्स 50 करोड़ से ज़्यादा का होता है, 50 करोड़ से ज़्यादा का होता है, उससे डील कौन करेगा, एबीबीएफ, दैट इज एडवाइजरी बैंक बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये आपका सेटअप किया गया है, इन्होंने सेटअप किया है एबीबीएफ को, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं एंड रिकमेंड करते हैं एक्शन रिगार्डिंग टू बैंकिंग फ्रॉड जो एक्सीड करता है 50 करोड़ तक का, ठीक है। लीडरशिप की बात करें तो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड ये आपका टीएम भसीन के द्वारा अभी इसको लीड किया जा रहा है, जो कि विजिलेंस कमिश्नर थे एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, इन एडिशन चेयरमैन एबीबीएफ कंसिस्ट ऑफ 3 और उसमें मेंबर्स होते हैं, सब मिल करके एक टीम फॉर्म करता है जो प्रॉपर तरीके से फ्रॉड को एग्जामिन करता है, उस पर वर्क करता है, एक्शन क्लोजर करता है। तो जो टेन्योर होता है चेयरमैन का एंड मेंबर का एबीबीएफ में, दैट इज एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड। पहले देखो पहले बोर्ड है फिर बैंकिंग है, याद रखना, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ ताकि आपका माइंड में बैठ सके, पहले बोर्ड है देन बैंकिंग है, एडवाइजरी बोर्ड है फिर बैंकिंग का फ्रॉड है, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो चेयरमैन होते हैं एंड जो हमने देखा अभी जो पर्सन्स का नाम, ये कितना टाइम तक के लिए ड्यूरेशन क्या होता है इनका, 2 साल तक का होता है, फ्रॉम अगस्त 21 टू 2019। ये जो ड्यूरेशन टाइम फ्रेम है ये एबीबीएफ के लिए सेटअप किया गया है, जिसमें अपना वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड आपका इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको प्रॉपर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक एंड एनालिटिकल सपोर्ट, नेसेसरी फंडिंग्स भी देती है आरबीआई, ठीक है, सो दैट एबीबीएफ प्रॉपर से फंक्शनिंग कर सके एंड बैंकिंग फ्रॉड पे वर्क कर सके। तो ओवरऑल एबीबीएफ क्या है, देखो एडवाइजरी पहले ही आपका लिखा है, इसका फुल फॉर्म है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, पहले ही आपका लिखा क्या है, बोर्ड लिखा है। तो बोर्ड का मतलब क्या हुआ, बोर्ड का मतलब हुआ कि ये आपका एडवाइजरी बोर्ड है, क्या है, दिस इज एडवाइजरी, ये एडवाइस देता है, एडवाइजरी बोर्ड है जो टैकल करता है हाई वैल्यू, दैट्स वाई ये क्या था 50,000 करोड़ था, कहाँ गया अमाउंट, देखो 50 करोड़ है, 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ से डील करता है और लिवरेजिंग द मेंबर्स एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है इसको आरबीआई, सो दैट सेफ्टी से एंड प्रॉपर तरीके से ये टास्क हो सके।
इंडियाज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस, ठीक है। रेजोल्यूशन पॉलिसी इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी डिवाइस टू एड्रेस अलार्मिंग लेवल ऑफ एनपीए। एनपीए जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था बैंकिंग सेक्टर में, इसको डील आउट करने के लिए हमें बहुत सारा इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ा। अब जैसे कि देखोगे, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा लोन या एडवांसेस जो जिसका पेमेंट या फिर इंटरेस्ट पेमेंट या फिर प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू रह गया है मोर देन 90 डेज, उसको हम एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। इतना तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसा कोई भी जिसका आपका लाइक ऐसा कोई भी लोन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट या कुछ भी आपका पेमेंट नहीं हुआ है लाइक मोर देन 90 डेज, तो हम उसको एनपीए डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। जो साइज होता है एनपीए का इन इंडिया हैज सर्ज टू सिग्निफिकेंट लेवल रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 6.7 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर में एंड 6 लाख करोड़ ऑफिस टोटल, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। द राइजिंग एनपीए, जैसे जैसे एनपीए अगर बढ़ रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ट्विन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम फिनेंशियल पोजीशन भी देख पाते हैं लार्ज कॉर्पोरेटर हाउस का। एंड 4R स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट 4R स्ट्रैटेजी बनाई है, दैट इज रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रीसोल्यूशन एंड रीफॉर्म, ठीक है। दिस इज 4R का स्ट्रैटेजी। रिकॉग्निशन के बेसिस पे बैंक को रिक्वायर्ड है कि जो कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, रियल वैल्यू उसका रिकॉग्नाइज करना। आरबीआई को एसेट क्वालिटी रिव्यू के हेल्प से ये इंश्योर करती है, रिपोर्ट करती है कि टोटल एनपीए कितना है बैंक का बैलेंस शीट में। उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन होता है। पहले तो आपने रिकॉग्नाइज किया कि बैंक का एक्चुअली में कितना एनपीए है, एनपीए कितना है, ये आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया? ये जो इनिशिएटिव लिया गया है एसेट क्वालिटी रिव्यू के द्वारा, एसेट क्वालिटी रिव्यू के द्वारा आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बैंक रिकॉग्नाइज कर सकती है कि टोटल एनपीए कितना है, ठीक है। उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन का आता है, जहाँ पे इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाता है फिनेंशियली डिस्ट्रेस्ड बैंक को, जो बैंक बहुत ही लाइक फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रही है, उन सब के साथ डील आउट किया था, उसको कैपिटल पोजीशन में इम्प्रूव किया जाता है उनके एबिलिटी एंड एब्जॉर्ब लॉसेस के अकॉर्डिंग, रिकैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसका जितना भी स्ट्रेस्ड एसेट है सबको हम सेल ऑफ करते हैं, सो दैट बैंक का बैलेंस शीट से ये बर्डन जो है ये वैनिश हो सके, रिकवर करना फंड को एंड एलिवेट करना बर्डन को रिमूव करना बैंक के बैलेंस शीट से, जो कि आपका रेजोल्यूशन का पॉइंट से आता है। उसके बाद हम वो सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हम नेक्स्ट टाइम से एनपीए से खुद को सेफ रख सके, ये फिर से दोबारा से फ्यूचर में ना हो, ये ध्यान रखते हुए। तो आपका 4R है, 4R जो कि एनपीए को डील करने में आपको हेल्प करता है, याद रखना है आपको, ठीक है। 4R क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 4R जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो जिसकी वजह से रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, इसका एक सोल्यूशन लाते हैं। उसके बाद हम रिफॉर्म करते हैं, रिफॉर्म था कि क्या था, एक मिनट, हाँ रिफॉर्म था, रिफॉर्म करते हैं, ठीक है, रिफॉर्म था। मतलब सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि बैंक का टोटल एनपीए है कितना, ठीक है। उसके बाद उस बैंक को उसको कैपिटल में हेल्प करेंगे, सो दैट उनका फिनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा हो सके। उसको एक सोल्यूशन देंगे, दैट इज जितना भी उसका स्ट्रेस्ड एसेट है सबको सेल ऑफ करके, स्ट्रेस्ड एसेट को सबको सेल ऑफ करके हम उस कंपनी का पोजीशन को थोड़ा अच्छा करेंगे। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव को हम देखेंगे जिसके हेल्प से ये सेम प्रॉब्लम उन बैंक को फ्यूचर में ना फेस करना पड़े। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 4R, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 4R जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एसेट क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा अभी एसेट क्वालिटी रिव्यू, ये क्या होता है देख लो। एसेट क्वालिटी रिव्यू एक इनिशिएटिव है, ठीक है, आरबीआई का ही एक इनिशिएटिव है, जो बैंक को प्रॉपर से फॉलो करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये आपका एक्चुअल एनपीए बता पाता है बैलेंस शीट में। समझ गए? AQR क्या है, एसेट क्वालिटी रिव्यू क्या है, AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू, ये आपका एक इनिशिएटिव है जो कि बैंक को मैंडेटरी है फॉलो करना, बैंक को मैंडेटरी है फॉलो करना। क्यों? क्योंकि ये इसके हेल्प से, एसेट क्वालिटी के हेल्प से आप अपना क्या बोलते हैं, एनपीए, आपका एनपीए है कितना, आप अपना एक्चुअल एनपीए जान पाते हो, यही
आपको एक्चुअल एनपीए बता पाएगा, ठीक है, एक्चुअल एनपीए बता पाता है, ठीक है, जिससे आप अपना ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन करते हो रिपोर्टिंग में। ओवरऑल एनपीए रेजोल्यूशन पॉलिसी का एम है कि ऐसे चैलेंजेस से टैकल करना जिससे आपका रिकॉग्नाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म के हेल्प से, सो दैट आप बैंकिंग सेक्टर का हेल्थ को रीस्टोर कर सको एंड प्रमोट कर सको फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ देखो टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग। रिस्क इन बैंकिंग, बैंकिंग में कितना रिस्क होता है, एक होता है फिनेंशियल रिस्क, एक होता है नॉन फिनेंशियल रिस्क, ठीक है, एक होता है फिनेंशियल रिस्क, एक होता है नॉन फिनेंशियल रिस्क। फिनेंशियल रिस्क में एक होता है क्रेडिट रिस्क और एक होता है मार्केट रिस्क। क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क ये दोनों फिनेंशियल में आएगा, किसमें, फिनेंशियल में। आप यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद नॉन फिनेंशियल में ऑपरेशनल रिस्क हो गया, स्ट्रैटेजिक रिस्क हो गया, फंडिंग रिस्क हो गया। फंडिंग रिस्क भी आपका नॉन फिनेंशियल में, देखो, ठीक है, याद रखना। ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, आपका नॉन फंडिंग तो है, स्ट्रैटेजिक भी, ठीक है, स्ट्रैटेजी को समझ रहे, स्ट्रैटेजी क्या था उसका रिस्क, ठीक है, लेकिन फंडिंग रिस्क भी आपका यहाँ पे नॉन फिनेंशियल में है। पॉलिटिकल रिस्क भी नॉन फिनेंशियल, लीगल रिस्क भी नॉन फिनेंशियल, ठीक है। अगर हम बात करें फिनेंशियल में, तो फिनेंशियल में आप यहाँ दो रिस्क देख सकते हो, एक हो जाता है आपका क्रेडिट रिस्क एंड एक हो जाता है आपका मार्केट रिस्क। अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें, दिस इज अ काउंटर पार्ट या बोरोवर रिस्क, इंट्रिंसिक या इंडस्ट्री रिस्क, पोर्टफोलियो और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। मार्केट रिस्क की बात करें तो दिस इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रेट रिस्क, करेंसी फॉरेक्स रिस्क, हेजिंग रिस्क, ठीक है, मार्केट रिस्क। नॉन फिनेंशियल तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे पेपर में अगर पूछा जाता है, बट हमें आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क को। तो देखो, मार्केट रिस्क का नाम थोड़ा फेमिलियर लग रहा है हमें, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, करेंसी रिस्क, हेजिंग रिस्क, तो ये हम समझ सकते हैं, बाकी जितना बचा वो क्रेडिट रिस्क में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्रेडिट रिस्क होता क्या है। क्रेडिट रिस्क आपका एक ऐसा कंसर्न है बैंक के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो बेसिकली बोरोवर्स या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब क्रेडिट रिस्क मतलब ये हुआ, ये आपका रिस्क मतलब क्या हुआ, लॉस, ठीक है, पोटेंशियल लॉस होता है जो बोरोवर के फेलियर से होता है, मतलब बोरोवर का या फिर इंडस्ट्री का या फिर काउंटर पार्टी, जो भी पार्टी आपसे मनी बोरो कर रहा है, ठीक है, वो अपना फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस फेल हो गया पे करने में, लाइक उनको रीपेमेंट करने में फेल हो गया पे करने में, दैट इज द क्रेडिट रिस्क। ये आपका डिफॉल्ट रिस्क होता है, सिग्निफिकेंटली इनएबिलिटी होता है बोरोवर्स का और काउंटर पार्टी का कि वो अपने कमिटमेंट को मीट करने में फेल हो जाते हैं या फिर अपने लोन का रीपेमेंट करना भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, सेटलमेंट करना भूल जाते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ये सिंपल है, जैसे मान लो ये मैं हूँ, मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है, बैंक से मैंने क्या किया है, 5 लाख का लोन लिया है। अब बैंक का एक तो डेट होगा ना जब मुझे यहाँ पेमेंट करना होगा, मान लो ये पेमेंट करने में मैं फेल हो जाती हूँ, तो ये कौन सा रिस्क हो गया, दिस इज अ क्रेडिट रिस्क, ठीक है, ये क्रेडिट रिस्क हुआ जहाँ पे कोई भी बोरोवर जो है मनी को, लाइक उनका जो भी कमिटमेंट था, मेरा क्या कमिटमेंट था यहाँ पे कि मैं आपको ये 5 लाख रुपीज रिटर्न कर दूंगी, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं अपना कमिटमेंट को फुलफिल करने में फेल हो जाती हूँ, इनएबिलिटी, मैं एबल नहीं हूँ पे करने में, ठीक है, बोरोवर का वो अमाउंट जो है, ठीक है, बोरोइंग जो किया था मैंने वो, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट रिस्क हुआ। तो क्रेडिट रिस्क में एक होता है बोरोवर रिस्क, इंडस्ट्रियल रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिस्क। क्या देखा था यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल रिस्क, ये देखो है ना, और यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क हो गया और ये हो गया बोरोवर रिस्क, राइट। तो अब हम तीनों को देखते हैं। बोरोवर रिस्क मतलब क्या हुआ, जब हम किसी इंडिविजुअल का बोरोइंग कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं, उनका रीपेमेंट हिस्ट्री, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो। आप जब भी लोन लेने जाओगे तो आपसे आपकी सैलरी स्लिप क्यों मांगी जाती है, सैलरी स्लिप इस वजह से मांगी जाती है सो दैट वो चेक कर सके कि आप अगर 90 लाख का लोन ले रहे हो तो आपकी सैलरी कितना है, और आपकी अगर इतनी सैलरी है तो आप कितना ड्यूरेशन में ये लोन को क्लियर कर पाओगे। अगर आपको 25,000 का लोन चाहिए तो आपकी सैलरी हम देखेंगे, सैलरी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या आप जो मनी बोरो कर रहे हो, आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप स्टेबल हो, फिनेंशियल स्टेबल, क्योंकि आपको मंथली मंथली पेमेंट मिल रही है। आपका हम रीपेमेंट हिस्ट्री देखेंगे, अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो हम आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि पहले जो लोन लिया उसको कितने टाइम में आपने पे किया है, ठीक है। आपके पास क्या सफिशिएंट तरीका है जिससे आप कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो एंड अपने सारे रिस्क को कंप्लीट कर सकते हो, अपनी सारी पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हो। ये होता है आपका बोरोवर रिस्क। इंडस्ट्री रिस्क सिंपल है, ये आपका किसी स्पेसिफिक
स्पेसिफिक इंडस्ट्री से कनेक्टेड होगा। कंपनी यहाँ पे रिस्क लेगी, यहाँ पे कंपनी लोन ले रही है, कंपनी, ये कंपनी है, ये लोन ले रही है बैंक से अपने कोई फिनेंशियल लाइक अपना कोई इंडस्ट्री का एक्टिविटी के लिए। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये कंपनी का उतना एबिलिटी है, क्या ये कंपनी का मार्केट कंडीशन ठीक है, मार्केट में इसका डिमांड है अच्छा खासा या नहीं, इसके पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है या नहीं, ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर में है या नहीं। हम इसके बेसिस पे रिस्क डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये कंपनी हो गया, इंडस्ट्री रिस्क मतलब कंपनी रिस्क, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क मतलब क्या हो जाता है, बैंक लोन पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पोर्टफोलियो के हेल्प से हम देखते हैं ओवरऑल रिस्क कितना है, कौन सा एसेट मुझे मेरा प्रॉफिट दे सकता है एंड कौन सा एसेट मुझे लॉस दे रहा है, ये पोर्टफोलियो के हेल्प से हम देख सकते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क इसी को बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर, दीज फैक्टर्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बैंक, ठीक है। इंटरनल फैक्टर क्या होता है, हमने ऐसे भी पढ़ा है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होगा इंटरनल फैक्टर को समझना है, एक्सटर्नल फैक्टर को समझना है। इंटरनल मतलब क्या हुआ, हम खुद इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, दिस इज नॉट कंट्रोलेबल, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दीज फैक्टर्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बैंक एंड इसमें इनएडिक्वेट असेसमेंट होता है, बोरोवर का फाइनेंशियल स्टेटस, क्रेडिट वर्थिनेस चेक कर सकते हैं, इनसफिशिएंट रिस्क प्राइसिंग या मिस प्राइसिंग ऑफ लोन्स, इनएडिक्वेट रिटर्न। तो ये सब क्या होता है, हमारे हाथ में होता है। हम सर्वेलेंस, पोस्ट सैंक्शन, फाइनेंशियल हेल्थ, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ बोरोवर, तो ये सब हमारी तरफ से मिस्टेक हो सकती है जिसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में जैसे कि मान लो कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा दी गई, इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ठीक है, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ, तो ये सब क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। ओवरऑल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मॉनिटर करना एंड मिटिगेट करना, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स को, एंड ये इंश्योर करना कि हम जिसको भी लोन वगैरह दे रहे हैं वो साउंड और साथ ही साथ स्टेबल लाइक उसका सारा फाइनेंशियल हेल्थ है जिसके हेल्प से वो हमें वापस कर पाएगा, ठीक है। मार्केट रिस्क आपका, ये भी आपका मार्केट रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंसर्न बैंक फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलोंग विद क्रेडिट रिस्क, ये क्रेडिट रिस्क के साथ साथ ही चलता है, जहाँ पे आप देखोगे कि जो एडवांसमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज होती है बैंकिंग सेक्टर में, ये सबसे आपका, ये सब मिलके आपका मार्केट रिस्क बनता है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, मार्केट में अलग अलग वेरिएबल्स में चेंजेस आना, इक्विटी प्राइस फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट में मूवमेंट आना, तो ये सारा फैक्टर्स जो है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यू पे इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से मैनेज करना मार्केट रिस्क को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मार्केट रिस्क में आपका सेवरल सब टाइप है, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क हुआ, इंटरेस्ट रेट रिस्क हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हुआ, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, एक इंडिविजुअल डिमांड होता है और एक मार्केट डिमांड होता है, मार्केट डिमांड होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे हमने क्रेडिट रिस्क में बात किया, अभी क्रेडिट रिस्क में बात किया, क्रेडिट रिस्क में पहले एक इंडिविजुअल का, फिर इंडस्ट्री का, फिर पोर्टफोलियो का, राइट। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट डिमांड में क्या होता है, ये सारा इंडिविजुअल का मिलके ही आपका ऑल टुगेदर ये मार्केट डिमांड बनता है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, हेजिंग रिस्क, ये सब मिल करके आपका मार्केट रिस्क बनता है। ईच टाइप ऑफ पोजेस यूनिक चैलेंजेस, हर एक का अपना अपना चैलेंजेस है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है, जिसके हेल्प से आपका फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी बना रहता है। फाइनेंशियल मार्केट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरकनेक्टेड है, एंड बैंक को इसमें भी लाइक सारा कुछ फॉलो करना होता है। रिजिलेंस इन फेस ऑफ मार्केट अनसर्टिनिटी। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क मतलब हमारा डे टू डे एक्टिविटीज से जो कनेक्टेड होता है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा ना, फंडिंग, फंडिंग भी हमारा डे टू डे बिजनेस का, बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटीज से कनेक्टेड है फंडिंग, क्योंकि बिजनेस है अगर, और बिजनेस में अगर आप देखोगे कि वहाँ पे रोज कुछ ना कुछ पैसा लगता ही है, रोज कुछ ना कुछ पैसा लगता ही है, कुछ ना कुछ मनी लगता ही है, तो ये फंडिंग रिस्क भी आपका ऑपरेशनल रिस्क में ही जाएगा, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क में ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंटरेस्टिंग होता है, ये बाकी की जैसा नहीं कि आपको एक टाइम में लगा दूसरा टाइम में नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट और क्रेडिट रिस्क जैसा नहीं, ये आपका हर एक चीज सेफ एंड साउंड रखने के लिए होता है, ठीक है। इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपको बताता है कि हर चीज स्मूथली तरीके से चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं क्विकली बेसिस पे। तो एक हो गया क्रेडिट रिस्क, एक हो गया मार्केट रिस्क, और एक हो गया
आपका ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, एंड दीज टू आर फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे आपका आ जाता है जो ऑपरेशनल रिस्क, फंडिंग रिस्क है ना, तो ये सब आप यहाँ से चार्ट से देख सकते हो। यहाँ पे आपका आ जाता है इंडस्ट्री रिस्क आपका, और इंडिविजुअल रिस्क, और एक हो गया था आपका पोर्टफोलियो रिस्क, और बाकी जो बचा यहाँ पे आ गया सारा इंटरेस्ट रिस्क हो गया, ठीक है। अब एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये आपका बेसिकली कंपनीज लिखा है ना, तो ये कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। किसमें? कंपनीज एक्ट 1956 में, जो कि आरबीआई के अंदर रेगुलेट होती है, आरबीआई एक्ट 1934 में। Although they are not traditional bank, they engage in similar activity, जैसे कि lending हुआ, providing credit हुआ, facilities provide करना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, पार्टिसिपेट करना मनी मार्केट में, ये सब करती है। ट्रेडिंग, मैनेजिंग स्टॉक पोर्टफोलियो, फैसिलिटेटिंग मनी ट्रांसफर। लेकिन स्टिल दिस इज एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड ये आपका कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। एनबीएफसी आपका अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसमें हायर परचेज, लीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, ये सब है। एनबीएफसी एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, एंड दे कैन ओनली एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट में भी ये सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, एंड डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड आर नॉट परमिटेड, ठीक है। ये कंपनी इमर्ज्ड इन मिड 90s। इस सब कुछ पॉपुलर से कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, एसबीआई फैक्टर हुआ, सुंदरम फाइनेंस हुआ, आईसीआईसी वेंचर्स। एनबीएफसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपैंड करने में, क्योंकि ये पूरा डाइवर्स तरीके से फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करती है किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस को, एंड बिजनेस का, एंड ये ट्रेडिशनल बैंक की जैसा सारा सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एनबीएफसी क्या क्या अपना रोल्स निभाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आपका वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है, सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एनबीएफसी ओपन हुआ है तो इसमें एम्प्लॉयज तो चाहिए होंगे ना, जो वर्क करेंगे, तो ये इकोनॉमी का डेवलपमेंट में भी आपका हेल्प करती है। फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड सोसाइटी को। फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है एक ऐसा सोसाइटी जो उतना रिच नहीं है, उतना वीकर, मतलब उतना जाना माना या फिर उतना नॉलेजेबल पर्सन वहाँ पे नहीं है, तो उन सबको फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। असिस्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को, एंड कंट्रीब्यूट टू द स्टेट एक्सचेकर। प्रोवाइड करती है स्पेशलिस्ट क्रेडिट, एंड हेल्प करती है ग्रोथ एंड ऑफ फिनेंशियल मार्केट में। डेवलप करती है सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एमएसएमई हुआ, ठीक है। तो ये सब आपका एनबीएफसी का रोल हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, ठीक है। तो एनबीएफसी का 3 पार्ट होता है, एक एसेट कंपनी, एक लोन कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। एसेट कंपनी, एक हुआ लोन कंपनी, और क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये क्या है आपका? एनबीएफसी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एसेट कंपनी, लोन कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में, ठीक है। एनबीएफसी दैट मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या फंक्शन है यहाँ पे देखो, लेंडिंग एंड क्रेडिट प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है, आपको लोन देती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेसमैन को। प्रोडक्ट्स मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट हुआ, बॉन्ड का ऑप्शन हुआ, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन हुआ, आपको देती है। मनी मार्केट ऑपरेशन, अपने आप को खुद को इन्वॉल्व करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज अ मनी मार्केट ऑपरेशन। एसेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है एसेट परचेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप्स में, हाई ग्रोथ कंपनीज में। हाउसिंग फाइनेंस, होम लोन्स प्रोवाइड करती है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड सेटलमेंट सोल्यूशन भी। रिस्क मैनेजमेंट, वेरियस रिस्क एंड कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये रहा एनबीएफसी का पूरा मीनिंग, जो कि आपका एक कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, एंड आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग वर्क करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। लेकिन वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि बेसिकली आपका बैंकिंग का सारा टास्क करती है, बट स्टिल दिस इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और स्मॉल सेक्टर्स हुआ, वीकर सेक्शंस हुआ, उन सबको फाइनेंशियली हेल्प करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विस को सभी जगह हेल्प करती है एक्सपैंड करने में, ठीक है। अब देखो बैंक क्या होता है। बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑथराइज्ड है बाय गवर्नमेंट कि वो बैंकिंग एक्टिविटी कर सकता है, जैसे कि एचडीएफसी हुआ।
जैसे कि SBI हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब ऐसा आपका बैंक है जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि हाँ आप कर सकते हो, आप बैंकिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, विड्रॉ का भी ऑप्शन देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, चेक क्लियरेंस करते हैं, ऑफर करते हैं अलग अलग यूटिलिटी सर्विसेज टू कस्टमर। एज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री में, जैसे जो कि एक इंटरमीडियरी जैसा वर्क करता है बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स, ये इंश्योर करने के लिए कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, मनी का फ्लो हो सके स्मूथ तरीके से इकोनॉमी में। बैंक जो है अलग अलग होता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक हुआ, ये सब अपने अपने टास्क के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है सबका, ठीक है। रोल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोन देने का, क्रेडिट प्रोवाइड कितना कर सकते हैं, डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, सेफ एंड टाइमली मनी ट्रांसफर, अपना एसेंशियल पब्लिक को प्रोवाइड करना, तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर्स को भी उनका सारा रोल को फुलफिल करना। तो यहाँ देख सकते हो NBFC और बैंक का बीच का डिफरेंस क्या है। ओके दोनों का डिफरेंस देखो, NBFC रेगुलेटेड होता है बाय RBI, बट बैंक जो है ये भी रेगुलेटेड होता है RBI के द्वारा ही। दोनों जो है सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सब RBI का ही फॉलो करेंगे, लेकिन NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। याद रखना, ये आपको फाइनेंशियल सर्विस तो प्रोवाइड करता है बट ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बट बैंक जो है ये एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट। NBFC आपका ओनली टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एक वैसा भी नहीं। हम जब भी बात कर रहे हैं NBFC की, ठीक है, हमने बात किया NBFC का, तो NBFC जो होता है ये डिमांड डिपॉजिट, अगर हम डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो ये डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। क्या? टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब हम बात करें बैंक का जब हम बात कर रहे हैं तो बैंक आपका डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता है। और एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, मतलब यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट भी है, सेविंग डिपॉजिट भी है, एज वेल एज आपका टर्म डिपॉजिट भी है, टर्म डिपॉजिट भी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका NBFC प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है, ठीक है, और बैंक भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। NBFC में आप लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, एसेट फाइनेंसिंग जैसा ऑप्शंस एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हो, बट बैंक में भी लेंडिंग एंड एडिशनल इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज होता है। ये आपका चेक क्लियरेंस नहीं करता है एंड सेटलमेंट नहीं करता है, बट बैंक चेक क्लियरेंस करता है एंड सेटलमेंट भी करता है। NBFC आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर, ठीक है, एंड बैंक जो है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शन बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर, या बोरोवर एंड लेंडर है, बट यहाँ पे डिपॉजिटर एंड बोरोवर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका NBFC के बारे में। NBFC में जो भी आपका रेगुलेशंस होता है सारा कुछ RBI के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेशन, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो कि सेट किए गए हैं RBI के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और वेराज अगर हम बैंक की बात करें तो ये आपका एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तो हेल्प करता ही है, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब अगर आप NBFC खोलने वाले हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है? यस, क्राइटेरिया है एंड ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ठीक है। मस्ट मीट अ सर्टेन मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कंपनी जो होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी का मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए? 200 लाख का, याद रखना ये पॉइंट। 200 लाख का आपका फंड होना चाहिए मिनिमम, तब जाके आप NBFC ओपन कर सकते हो। एडिशनली कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल एसेट रिक्वायरमेंट 50% टोटल एसेट, ठीक है। इनकम सोर्स एटलीस्ट 50% ऑफ कंपनीज ग्रॉस इनकम मस्ट बी डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट। क्रेडिट प्रोफाइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इट्स प्रमोटर एंड डायरेक्टर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट स्टेट। बोलते हैं ना
कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपका हिस्ट्री भी क्लियर होना चाहिए, आपका हिस्ट्री क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो और आपका हिस्ट्री इज बैड, आपका आप एक डिफॉल्टर हो तो आप आगे जाके अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि उनका कोई हिस्ट्री डिफॉल्टिंग लोन्स का नहीं होना चाहिए या उनके ऊपर कोई भी अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं होना चाहिए। बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात करें तो एटलीस्ट वन मेंबर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, उनका प्रायर एक्सपीरियंस बैंकिंग में या क्रेडिट ऑपरेशन में, ठीक है, जो कि वो फाइनेंशियल मैटर्स को रिजॉल्व करने में अपना एक्सपर्ट माइंड को लगा के रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया है अगर मुझे एनबीएफसी ओपन करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे आपका मिनिमम आपका कैपिटल दैट इज 200 करोड़ था या 200 लाख था, 200 लाख था, हाँ 200 लाख है, ठीक है, 200 लाख होना चाहिए, ठीक है, 200 लाख, ठीक है, 200 लाख होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर आप बात करें तो वहां पे जो कोई भी मेंबर्स है वो डिफॉल्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। 50% आपका एसेट का होना चाहिए, 50% ऑफ एसेट्स, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। एंड 5 पॉइंट एंड 50% एटलीस्ट ऑफ इनकम, 50% ऑफ इनकम। 6 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो कि जो आपका बैंक में मेंबर्स है एटलीस्ट किसी एक को तो वन शुड हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, वन शुड हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? बैंकिंग में तो होना चाहिए किसी एक को, ठीक है। तो ये सारे 6 पॉइंट है जो हमने देखा। द कंपनी फाइनेंशियल एसेट जो होना चाहिए मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट। एंड अगर इनकम सोर्स की बात करूं तो ये 50% एटलीस्ट 50% कंपनी या ग्रॉस इनकम जो है मस्ट भी आपका फाइनेंशियल एसेट से आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब देखो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब ये डेट के साथ साथ आपको दिया गया है जो आपको याद करना बहुत बहुत एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएफसीआई, क्योंकि पता है इसमें से आपको स्ट्रेट अवे मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रेट अवे। अगर इसमें से आप कुछ भी याद कर लोगे ना तो आपको अगर मैचिंग का आता भी है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके मैच कर लोगे तो आपका 2 नंबर एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा, राइट। तो 1948 में आया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964 में डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया आईडीबीआई, ठीक है। 81 एक्सिम बैंक, 82 नाबार्ड, 88 नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, 1990 सिडबी। मैंने इसको ऐसे याद करने समझाया था अपने बच्चों को। 88 घर में ठीक है, घर में क्या होते हैं? सब सेम होता है, सेम होता है, राइट। तो अगर इस नंबर को देखोगे तो यहाँ 2 नंबर सेम आ रहा है तो 88 एक जैसा, तो एक जैसा है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग हाउसिंग को हम समझेंगे 1988 से, सब तो 19 ही है, देखो सब 19 ही है, 19 ही है ना सबका सब, बस लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस है। तो घर में हम लोग सब एक जैसे रहते हैं, एक जैसा सब होता है, तो यहाँ नंबर भी एक जैसा होगा 88, ठीक है। एग्जिम 1981, एग्जिम का इजी है 81, 1981 आप याद कर सकते हो। बाकी आपका डेवलपमेंट सिडबी, डेवलपमेंट 1990, एग्जिम 81, 64 दैट इज आईडीबीआई, 63 दैट इज यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब हम जैसे कि बात करते हैं फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, ये सबको एक एक करके अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज आईएफसीआई, ये डेवलप किया गया है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एक जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ है 1948 में। एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो बेसिकली आपका लिस्टेड है बीएसई में भी और एनएससी में भी, दोनों में लिस्टेड है, ठीक है। आईएफसीआई, इसमें टोटल 7 सब्सिडरीज है एंड one associate utilizing its financial resources support industrial growth के लिए across various sectors। इसमें financing activities होती है जो आपका लाइक एयरपोर्ट हुआ, रोड हुआ, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, पावर जनरेशन हुआ, रियल स्टेट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सर्विसेज हुआ, ये सब प्रोजेक्ट्स में ये फिनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिनेंस प्रोवाइड करता है। ये सारे एक्टिविटीज अगर आपको कराने का है
तो ये हेल्प करता है सो दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो सके, अलग अलग सेक्टर में इन सबको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, फिनेंस प्रोवाइड करता है। ओवर द ईयर्स आईएफसीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन स्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस मार्केट इंटरमीडिएट्स इज नीश एरिया, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी फर्म्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, skill development institute across the country through the initiative IFCI। इनका contribution काफी रहा है development, infrastructure, industry and entrepreneurship in India में। तो ये रहा IFCI, जिसमें आप ये देख सकते हो इसका फुल फॉर्म में ही इंडस्ट्री आ रहा है। क्या आ रहा है? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री से आप याद कर सकते हो यहाँ पे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड होगा जरूर से जरूर, इंडस्ट्रीज को ये फिनेंसेस प्रोवाइड कर रहा होगा, इतना तो हमें इससे समझ आ जाना चाहिए, राइट? इतना हमें इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना दूर तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आईएफसीआई चलो क्लियर हो गया होगा। ओ ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है आईएफसीआई के बाद, ठीक है, ये रहा आईएफसीआई। अब हम देखते हैं आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड या आईडीबीआई बैंक, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, 1964 में स्टैब्लिश हुआ है। इसका मेन एम है क्रेडिट प्रोवाइड करना एंड फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट हो सके इंडियन इंडस्ट्रीज का। इस वजह से तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए ये बैंक है, एंड दैट टू इंडिया बैंक के लिए, इंडियन बैंक के लिए, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के लिए ये बैंक है, एंड दैट टू इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो initially operating as a subsidiary of Reserve Bank of India, it was later transferred to Government of India। पहले ये आपका लाइक ये एक सब्सिडरी था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, स्टार्टिंग में ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी था, फिर बाद में ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। एज अ डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन आईडीबीआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री का ग्रोथ के लिए इन इंडिया, ठीक है। एक मिनट देना मुझे। इंडस्ट्री का ग्रोथ में ये हेल्प करता है। इट इज करेंटली सब्सिडरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अभी की अगर बात किया जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी नहीं आता है, ये आपका सब्सिडरी है एलआईसी कंपनी का। और नेशनल इंस्टीट्यूट टू हैव ओरिजिन ऑफ आईडीबीआई, इसमें आपका एक अब आईडीबीआई के अंदर एस आईडीबीआई भी आता था, एग्जिम, ये सब हुआ, ये सब आपका इसके जैसा ही है। बट 2018 में एलआईसी को अप्रूवल मिल गया है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, कि वो अपना स्टेक होल्डरशिप, इसके स्टेक ओनरशिप जो होता है उसको बढ़ाए, एंड वो बैंक में 51%, लाइक आईडीबीआई बैंक में 51% जो शेयर है ना वो एलआईसी का है, ठीक है। तो एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था आपका 2019 में। एलआईसी है जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोल है अभी आईडीबीआई में, क्योंकि 51% उसका ओनरशिप है। तो मूव फर्दर सॉलिडिफाई द बैंक पोजीशन एंड पेव द वे फॉर इनहैंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सर्विसेज आपका इकोनॉमी सेक्टर के लिए। तो बेसिकली आपका आईडीबीआई का यही स्टोरी था। अब हम बात करें एक एसआईडीबीआई का, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। ये बेसिकली आपका 1990 में आया है, अप्रैल टू 1990 में, जो कि पहले ये एक सब्सिडरी था आईडीबीआई का। तब देखो ये अगर स्मॉल को मैं हाइड कर दूं तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा फुल फॉर्म आईडीबीआई का है, बस स्मॉल इसमें ऐड कर दिया गया, दैट्स व्हाई दिस इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से समझ में आ रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में उनके लिए बेसिकली ये होगा। ये आपका एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया फॉर रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एसआईडीबीआई ऑपरेट करता है अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विथ हेडक्वार्टर इन लखनऊ एंड ऑफिसेस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। मतलब एसआईडीबीआई का हेडक्वार्टर, जैसे कि मतलब ये आपका एमओएफ के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है एंड ऑफिस अलग अलग जगह पे है। एसआईडीबीआई का मेन पर्पस क्या है ये देखो,
SIDBI का मेन मकसद ये है कि ये रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, शॉर्ट आई मीन स्मॉल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसको हम लोग MSME सेक्टर बोलते हैं। तो SIDBI जो है बेसिकली ये आपका शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको लोन हुआ है, हेल्प प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज में भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। It plays a crucial role as the principal financial institution catering the need of MSME, support provide करता है growth and development. Additionally, SIDBI जो है ये functions and institutions engaged in similar activity promote करता है strategy and collaboration within the sector. Overall SIDBI जो है ये आपका MOF के अंदर ऑपरेट करता है अभी, जो कि बेसिकली ग्रोथ के लिए एंड सस्टेनेबिलिटी MSME का हो सके एंड फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओवरसाइट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन द सेक्टर। ठीक है, तो SIDBI जो है ये आई थिंक दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया है। हाँ, ये दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया है। अब हम आते हैं नबार्ड पे। नबार्ड कब आया है? नबार्ड आया है आपका 1982 में। नबार्ड आया है 1982 में। ठीक है, 1982 में नबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड जो है ये आपका 1982 में आया है, जो कि बेसिकली किसका रिकमेंडेशन है? बी शिवारामन कमेटी का। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 में आया था, एक्ट NABARD एक्ट, ठीक है, 81 में, जिसमें आपका ये रिप्लेस क्रेडिटेड एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को रिप्लेस करके एंड रूरल प्लानिंग इट क्रिएटेड टू रिप्लेस, इस सबको रिप्लेस करने के लिए आया था। ठीक है, बैंकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ये सबको रिप्लेस करके एक ही नाम होना चाहिए, दैट इज नबार्ड, NABARD। जहाँ पे आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के लिए ये है ACD, दैट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। रूरल प्लानिंग, दैट इज अगेन रूरल के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट सेल था, ठीक है, ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे अगेन एक एग्रीकल्चर का आ गया, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नबार्ड का प्राइमरी मेन एम यही था नबार्ड का, कि ये वो सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा, पॉलिसीज, प्लानिंग्स एंड ऑपरेशन जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रूरल एरिया में ऑफ इंडिया। ये एक्टिवली वर्क कर रहा था डेवलप करने एंड इम्प्लीमेंट करना फिनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, जिसका एम था कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज में, दैट टू रूरल कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको रिजॉल्व करना एंड प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि ये एक नेशनल बैंक था, किसका? एग्रीकल्चर का एंड रूरल का डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करता था, मतलब फार्मर्स हुआ एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो विलेज का डेवलपमेंट के लिए था ये। ठीक है, डिस्पाइट इट फोकस ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, नबार्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऑल्सो पे सिग्निफिकेंट टैक्सेस टू गवर्नमेंट, रैंकिंग अमंग 50 टैक्स पेयर, मतलब 50 टैक्स पेयर्स में से इनका भी अच्छा मीन्स टॉप 50 टैक्स पेयर्स जो होते हैं ना, इनका भी उसमें नाम आता है। इट चैनल मोस्ट ऑफ इट प्रॉफिट बैक इट्स डेवलपमेंट स्पेंडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट कि वो एक सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है रूरल कम्युनिटीज को, उन सबसे डील करने के लिए। ओवर 3 डिकेड्स नबार्ड जो है इन्होंने ट्रस्ट गेन किया है रूरल कम्युनिटीज में, इटसेल्फ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे रूरल का डेवलपमेंट हो पाया है इन इंडिया। नबार्ड जो है ये आपका कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। ये आपका एक एपेक्स बॉडी है, एजेंसी है, जो कि आपका एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी है, जो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट, प्रमोट करता है डाइवर्स डेवलपमेंट इन एक्टिविटीज ऑफ रूरल एरिया। ये प्रोएक्टिवली इन्हांस करता है एंड एब्जॉर्व करता है कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। इसमें आपका मॉनिटर, फॉर्मुलेट, रिहैबिलिटेशन स्कीम्स, रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कंडक्ट कराना ट्रेनिंग प्रोग्राम पर्सनल्स, मतलब एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से आप बैंकिंग के सारे एक्टिविटीज कर सको, रूरल फाइनेंसिंग को हेल्प प्रोवाइड कर सको, मजबूत कर सको एंड उनको
प्रॉपर से ले के चल सका आगे। ठीक है, तो ये सारा वही पॉइंट लिखा है नाबार्ड का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी तक। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कब आया है? ये आपका आया है 1981 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब तो समझते हैं हम लोग कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ये वही काम करता है, ये एक पिलर जैसा वर्क करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया को एक्सपोर्ट सेक्टर में एंड इंसेप्शन एंड फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कि वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को पूरा एक्सपोर्ट प्रोसेस में हेल्प प्रोवाइड करता है। इंपोर्ट में टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एज वेल एज प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एग्जाम जो कि आपका 1981 में आया है। लेटर ऑफ क्रेडिट हमने जाना है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये भी हमने जाना है, तो जिसकी हेल्प से हम ओवरसीज से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें भी एग्जाम जो है ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है कंट्रीज को। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988, याद हो गया है 1988, राइट। तो एनएचबी हो गया 1988, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक ये आपका एक एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ओवरसी करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अक्रॉस द इंडिया। This also operate under MOF, Ministry of Finance, Government of India. NHB established हुआ है 9 जुलाई 1988 में थ्रू नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, पहले आया था 1987 में। इसका प्राइमरी एम यही है कि हाउसिंग इंस्टीट्यूशन को हेल्प प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के लिए, प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एट लोकल एंड रीजनल लेवल। एनएचबी मैंडेट मींस ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली हाउसिंग रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक है, इन 2019 एनएचबी में एनएचबी एक्ट जो है ये आपका जो अप्रूव किया गया आरबीआई के द्वारा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से डील करता है, ये आपका कुछ चेंजेस भी आया, ऑन साइट ऑफ साइट मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया इतना दूर तक। तो ये आपका बेसिकली एनएचपी के बारे में था जिसका आपको डेट तो याद होना ही चाहिए और आपको पता है ये आपका हाउसिंग सेक्टर के लिए होता है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए होता है। बेसल नॉर्म्स में पहुंचने से पहले मैं एक बार आपको अपना नोट्स के हेल्प से कुछ कुछ बता देती हूँ जो आई थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मनी मार्केट, नेसेसिटीज फंड, आईसीआईसी, बेसल नॉर्म्स इधर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ऐसा कुछ तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है अभी तक बताने लायक। जो है वो बेसल नॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसल नॉर्म्स का यहाँ पे है कैपिटल कंजर्वेशन, रीजनल रूरल, कोऑपरेटिव। रीजनल रूरल का तो पता है, कॉर्पोरेटिव का भी मैंने आपका कल क्लास में बता दिया था, ये सब भी कल के क्लास में बता दिया है मैंने, ये तो डेट भी बता दिया है, ये भी डन हो गया, ये भी डन है, ये सब भी हमने कल कवर किया था। टाइप ऑफ एनपीए, ठीक है। ये तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलो ठीक है, बेसल नॉर्म्स से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमें यहाँ पे भी देखना होगा। ठीक है, तो देखो बेसल नॉर्म्स क्या है। बेसल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू भी आ चुके हैं एंड बहुत ही जेन्युइन सा पीवाईक्यू आया था, जो आप अगर इसको एक बार भी पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। बेसल नॉर्म्स को, जिसको हम लोग बेसल एकॉर्ड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेसल एकॉर्ड्स। ये आपका इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन होता है जो स्टैब्लिश किया गया है बेसल कमिटी के द्वारा, बैंकिंग सुपरविजन मतलब बैंकिंग को लेकर के। ये नॉर्म्स मतलब रूल्स होते हैं जिसके हेल्प से हम बैंकिंग रेगुलेशंस को प्रॉपर से मतलब स्टेबल रख सकते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस लाना इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में। Basel Committee on Banking Supervision is comprised of representatives from Central Bank Regulatory Authority of various countries, including India.
Its administrative office is situated at Bank International Settlement, that is आपका BIS, that is Bank for International Settlement in Basel, Switzerland, and जो कि बेसिकली अपने सिटी के नेम पे पड़ा है बेसल नाम, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो एज ऑफ 2018 बेसल कमिटी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 3 सेट, बेसल नंबर 1, बेसल नंबर 2 एंड बेसल नंबर 3, 3 सेट इंट्रोड्यूस किया गया है। हर एक का अपना अपना लाइक पॉइंट है, हर एक का अपना अपना एम है, सब कोई एक ना एक वीकनेस पॉइंट को कवर किया गया है जो बैंकिंग सेक्टर में फेस करना पड़ रहा था। सबका फोकस यही है कि रिस्क को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना। तो बेसिकली हमारे पास 3 बेसल है। कितना बेसल है? 3 बेसल है जो बेसिकली हमें पढ़ने को है। 3 बेसल है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे, आगे हम बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ बेसल नॉर्म्स। हिस्ट्री ऑफ बेसल नॉर्म्स क्या है? अब इंटरनेशनल करेंसी बैंकिंग मार्केट में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिला था एट द एंड ऑफ 1974। तो सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 10 G10 कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया एक कमिटी जिसको हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, जो लेटर इसका नाम पड़ गया BCBS, दैट इज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। हेडक्वार्टर है बेसल में जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये कमिटी बनाया गया सो दैट जो कुछ भी इसका प्राइमरी एम यही था कि हम फिनेंशियल स्टेबिलिटी को और अच्छा कर सके एंड जो क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है बैंकिंग का, बैंकिंग सुपरविजन क्वालिटी को इम्प्रूव करना। एडिशनली इसका एम था कि जो कुछ भी लाइक कॉपरेशन लाना बिटवीन मेंबर ऑफ कंट्रीज एंड बैंकिंग सुपरविजन सुपरवाइजरी मैटर में। 1975 में लाइक रेगुलरली 3 और 4 टाइम्स हर एक साल ये आपका मीटिंग्स वगैरह हुआ करता था। ओवर अ टाइम बेसल कमिटी हैज एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली, ग्रोइंग फ्रॉम G10 इंक्लूड 45 इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हमें उतना जानना नहीं है। अब हम देखते हैं कि बेसल ही क्यों? बेसल अकॉर्ड की बात करें तो ओवर द ईयर स्टार्टिंग विद द बेसल Concord issued in 1975 which has been revised several time, ठीक है, क्योंकि तभी रिवाइज करके ही बेसल 1, बेसल 2 एंड उसके बाद बेसल 3 लाया गया, रिवाइज करके, क्योंकि हमें लगा कि नहीं बेसल नॉर्म में ये है और ये नहीं है, मतलब हमें कुछ चेंजेस करना है, तो हमने बेसल 2 लाया। बेसल 2 में पता चला चलो ठीक है सब कुछ तो है बट ये नहीं है, फिर बेसल 3 आया, तो इसको बार बार रिवाइज किया गया एज पर द नीड, कंप्लायंस के हिसाब से। तो बैंक को ये सारा लाइक फाइनेंशियल सिस्टम को ये सब मेंटेन करना होता है, ठीक है। पब्लिक एंड कैपिटल रेज्ड, हाउएवर दिस एक्सपोजेस बैंक टू मल्टीट्यूड ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग क्रेडिट रिस्क कितना होना चाहिए, मार्केट रिस्क कितना होना चाहिए, ऑपरेशनल रिस्क कितना होना चाहिए। तीनों रिस्क हम पढ़ चुके हैं कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। तो किसी भी बैंक को कितना क्रेडिट रिस्क मेंटेन करना है, कितना मार्केट रिस्क मेंटेन करना है, कितना ऑपरेशनल रिस्क मेंटेन करना है, ये आपको बताता है बेसल नॉर्म्स, आपको यही सब बताता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क मतलब वो रिस्क होता है जिसमें आपको हेल्प होता है कि कोई बोरोवर डिफॉल्टर ना बन सके, हम ये देख सकते हैं। मार्केट रिस्क में हम मार्केट के चेंजिंग के कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ऑपरेशनल जो हमारा डे टू डे इवेंट से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे हम लॉसेस को कम करने की कोशिश करते हैं, एक्सटर्नल इवेंट, ये सब को लेकर के स्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस मेंटेन करने की कोशिश किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे अगर बेसल 1 की हम बात करें तो बेसल 1 जिसको हम लोग बेसल कैपिटल अकॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसल 1 को हम फॉर्मली इट इज नोन एज बेसल कैपिटल अकॉर्ड। ये आपका फर्स्ट सेट किया गया था इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन में, जो डेवलप हुआ था बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में जब आपका नेशनल हाउसिंग बैंक आया था, जिसका एम था कि स्टेबिलिटी लाना ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो बैंक के लिए होना चाहिए, सो दैट बैंक जो है, बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ ना सके, ये हमने बेसल 1 नंबर 1 में देखा है, ठीक है। बेसल 1 की बात करें तो इसमें कैपिटल एडिक्वेसी आया, कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल रेशियो एंड स्टैंडर्डाइजेशन, 3 बात को ध्यान में रखा गया। की फीचर है ये बेसल 1 का। बेसल 1 इंट्रोड्यूस किया गया आपका रिस्क वेटेड एसेट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, जहां पे
मिनिमम कैपिटल बैंक को जो नीडेड है मेंटेन करने के लिए, सो दैट वो अपना रिस्क नेचर को थोड़ा कम कर सके, रिस्कीनेस को कम कर सके। तो अंडर बेसल वन अलग अलग कैटेगरी ऑफ एसेट्स है जिसको अलग अलग फिक्स्ड रिस्क प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि 0% फॉर सॉवरेन डेट एंड 100% फॉर कॉर्पोरेट लोन्स। ये हम फिक्स करके रखे ये सब रेट, ठीक है। कैपिटल रेशियो की बात करें तो इसमें एक टीयर 1 है एंड टीयर 2 है, जिसमें परसेंटेज रिस्क वेटेड एड्रेस का है। एंड बेसल वन के हिसाब से मिनिमम कैपिटल रेशियो हमें 8% तो मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। बेसल वन जो है ये आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि आपको कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करके रखना चाहिए। प्रॉपर वे से हमेशा मॉनिटर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, है ना, अलग अलग जुडिक्शन में। वाइल बेसल वन रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप, जिसके हेल्प से बैंक जो है अपने आप में मतलब रिस्कीनेस को कम कर सकता है, फिक्स्ड रिस्क वेट को लेके चल सकता है एंड रिफ्लेक्ट कर सकता है ट्रू रिस्कीनेस। तो देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी जस्ट पढ़ा ना, जो आपका 8% होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, टीयर 1 दैट इज पेड अप कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, जनरल रिजर्व होता है इसमें, एंड हाइब्रिड कैपिटल होता है। तो ये क्या आपको याद करना है, ये याद करना है टीयर 1 में क्या क्या फॉल होता है, ठीक है। टीयर 1 में क्या क्या होता है, टीयर 1 में क्या क्या होता है यहाँ से आप देख सकते हो, पेड अप कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व एंड हाइब्रिड कैपिटल। ये आपका टीयर 1, यहाँ जो लिखा है ना टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, तो टीयर 1 में ये सारे आते हैं, पेड अप कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व एंड हाइब्रिड कैपिटल, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल रेशियो की बात करें तो कोर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेज एसेट इनटू 100% इसका फॉर्मूला है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। बेसल वन जो है ये आपका 1981 में आया, जिसमें हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सारे ही बैंक के लिए इतना परसेंट मेंटेन करने को कंपलसरी है, जो बेसिकली क्रेडिट रिस्क पे फोकस करता है, क्रेडिट रिस्क पे फोकस करता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। कैपिटल मतलब कैपिटल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2, टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक है। तो CAR क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है बैंक को मेंटेन करने का, दैट इज 8%। CAR क्या है, CAR इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हर एक बैंक को कंपलसरी है मेंटेन करना, ठीक है, सो दैट अपना वो कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करके चले। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। हर एक कंपनी को 8% कैपिटल, हर एक बैंक को 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। CAR इक्वल्स टू कैपिटल टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय RWA। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। टीयर 1 में क्या क्या आता है, टीयर 1 में आपका पेड अप कैपिटल आता है, रिटेन्ड अर्निंग आता है, जनरल रिजर्व आता है, हाइब्रिड कैपिटल आता है। टीयर 1 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100, ठीक है, जो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, पेड अप कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व एंड हाइब्रिड कैपिटल। टीयर 1 कैलकुलेट करने का कोर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। तो ये वाला जो इसमें क्या क्या आता है, पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग एंड हाइब्रिड, याद रहना होना चाहिए। टीयर 2 में क्या क्या आता है ये देख लो। टीयर 2 की बात करें तो इसमें आपको होता है दैट इज अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, सबऑर्डिनेटेड डेट, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट, जनरल प्रोविजन, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। ये आपका टीयर 2 का है। यहाँ पे देख सकते हो टीयर 2 कंपोनेंट, जो कि आपका सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। टीयर 1 तो आपको मेंटेन करना ही है क्योंकि ये आपका कोर कैपिटल है, कोर कैपिटल, ठीक है। बट टीयर 2 जो है ये आपका सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल होता है, दैट इज अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, सबऑर्डिनेटेड डेट, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट, जनरल प्रोविजंस, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रिस्क वेटेड एसेट जो होता है दैट इज अटैच्ड, रिस्क अटैच्ड विद द वेट। टीयर 1 दैट इज आपका बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग, 4% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। टीयर 2 लोन माइनस लॉस प्लस सबऑर्डिनेटेड डेट। तो बेसल 1 में ना हमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखना है, क्रेडिट रिस्क देखना है, स्टैंडर्ड अप्रोच हम कैसे इस कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 3 कंपोनेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 3 कंपोनेंट याद होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रिस्क,
स्टैंडर्ड अप्रोच ऑफ मेजरमेंट एंड कैपिटल कैलकुलेशन, ठीक है, बेसल वन का आई होप आपको क्लियर होगा सारा कुछ। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका बेसल टू जो है, जो कि आपका सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस, मतलब इसमें भी आपके बैंकिंग रेगुलेशंस है जो डेवलप किए गए हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा। ये वो सारे रेगुलेशंस है जिसका एम है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा इम्प्रूव करना, क्योंकि बेसल टू, मैंने क्या बताया आपको, बेसल वन में जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं इतना से नहीं हो पा रहा है, हमें कुछ इंक्रीज करना होगा, तब आपका बेसल टू आया। तो इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस within banking sector. Basel II built up original Basel Accord, now known as Basel I, which primarily focus on credit risk. जैसे यहाँ पे देखोगे Basel II में क्या क्या आता है, तो आपको मैं बता दूं, एक बार एग्जाम में बस आपसे ना ये कंपोनेंट के बारे में ही पूछा गया था कि कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें से Basel II का है। तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट मैंने अपने टीम को बताया था, मतलब अपने लर्नर्स को बताया था। वो क्या था पता है? MSD कैसे? M फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, S फॉर सुपरवाइजरी रिव्यू डिसिप्लिन एंड D फॉर डिसिप्लिन। तो बेसल नंबर 2 में आपको याद रखना है MSD मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड मार्केट डिसिप्लिन। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज बेसल टू इंट्रोड्यूस करता है मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल। हम जो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छा से बताया गया बेसल टू में, जिसमें हमने 3 मेन पिलर्स को ध्यान में रखते हुए कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखा: क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। याद रहेगा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बेसल टू में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आया, जिसमें हमने ये देखा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक जो है मेंटेन करके रख रही है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वही आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है। हर एक बैंक को मेंटेन करना है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सो दैट अगर उसका रिस्क बढ़ता है तो वो अपना वो कैपिटल रिक्वायरमेंट से अपने बैंक का फिनेंशियल स्टेबिलिटी बना करके रखे। तो बेसल टू में क्या हुआ, बेसल टू में बोला क्या कि ये जो आप कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो ना, इसको थोड़ा और अच्छे से करना होगा। और अब जो हम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी बैंक का कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, वो हम ये 3 मेन पिलर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे: क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। सुपरवाइजरी रिव्यू एंड प्रोसेस, ये जो 3 पिलर है, इन पर प्रॉपर वे से रिस्क मैनेजमेंट देखा जाएगा, प्रोसेस एंड रेगुलेटर्स रिक्वायर्ड टू रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बैंक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड कैपिटल एडिक्वेसी। डिसिप्लिन, बेसल टू इनकरेज करता है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ एवरीथिंग व्हाट एवर रिक्वायर्ड एज पर द इंफॉर्मेशन। मार्केट पार्टिसिपेंट को उनके रिस्क प्रोफाइल के बारे में, कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में, जिससे आपका स्टेबिलिटी बना रहे फिनेंशियल ये सिस्टम में। कुछ भी हिडन नहीं रहना चाहिए। हिडन हम क्या करते हैं, जो चीज रॉन्ग होता है वही हम हाइड करते हैं, तो हिडन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंपोनेंट है, आपको याद रखना होगा, 3 कंपोनेंट है। बेसल 2 जो कि आपका 2004 में आया और इंडिया ने इसे फॉलो किया 2009 में। कब किया? 2009 में। इसमें 3 टायर लाया गया, 3 टायर, ठीक है। 3 पिलर्स थे इसके, दैट इज मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो अगेन हम 8% ही लेकर के चल रहे थे, रेगुलेटरी, सुपरवाइजरी, मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कि ये तीनों MSD बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों आपका एग्जाम में पूछा गया। एंड मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम 3 पॉइंट से डिवाइड करेंगे, एक मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। इन 3 पॉइंट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। बेसल 2 कब आया था? 2004 में आया था। इंडिया ने इसे फॉलो किया था 2009 में, इंडिया ने फॉलो किया 2009 में, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बेसल 2 का, ये आपका ज्यादा रिस्क सेंसिटिव था, रिफ्लेक्टिव था मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस का। बेसल 1 के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा अच्छा था। जो क्रिटिसिज्म तो फेस किया स्पेशली आपका 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, बट धीरे धीरे देखा गया कि नहीं ये ज्यादा अच्छा है, तो इसको हम लोग लेकर के चल सकते हैं। बट बात क्या हुआ, 2008 का जब क्राइसिस हुआ ना, तब ऑब्जर्व किया गया कि नहीं इसमें भी कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, हमें इसको भी थोड़ा रिवाइज
रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक आध पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, कुछ पॉइंट मिसिंग है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक आध पॉइंट मिसिंग है बताया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पूरा मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। बेसल 2 वाज इंटेंडेड टू बी मोर रिस्क सेंसिटिव, करेक्ट है, बेसल 2 में ज्यादा हम रिस्क सेंसिटिव होते थे बैंक, ठीक है, जो बैंक रिस्क को लेकर के ज्यादा कंसर्न एंड ये थोड़ा ज्यादा अच्छा आपको नंबर्स देता था। तो ये आपका मॉडर्न बैंकिंग को तो रिफ्लेक्ट करता ही था बेसल 1 के कंपैरिजन में। हाउएवर जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ठीक है, तब हमें ये ध्यान आया कि नहीं, बेसल 2 भी उतना अच्छा नहीं है, हमें इसको थोड़ा और अच्छा करना होगा, हमें इसको रिवाइज करना होगा, ठीक है, बेसल 2 को। तब हमें नीड हुई बेसल 3 की, तो अग्रीमेंट आया बेसल 3, जिसका एम था कि फर्दर और हम स्ट्रेंथ करेंगे, मींस मजबूत करेंगे बैंकिंग सिस्टम को। बेसल 3 आपका थर्ड आइटरेशन था बेसल अकॉर्ड का, जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता था रेजिलियंस ऑफ बैंक एंड स्ट्रेंथनिंग देयर कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। It's good to know कि नेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इंक्लूडिंग एक्सिम बैंक, नबार्ड बैंक, सिडबी, एनबीएफआईडी, ये सब के सब आपका बेसल 3 में इंक्लूड होते थे, है ना, जो आपका अप्रैल 2024 से आया है। इनफैक्ट एनएचबी के लिए भी आपका नेशनल हाउसिंग बैंक पर भी ये एप्लीकेबल होता है जुलाई 1 2024 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारा चीज देखने के लिए। बेसल 3 नॉर्म्स इन इंडिया एज द कंट्री सेंट्रल बैंक एंड बैंकिंग रेगुलेटर, आरबीआई ये ध्यान रखता है कि सब कुछ प्रॉपर वे से हो रहा है या नहीं। तो बेसल 3 में कुछ नए नए कमिटमेंट्स आए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड सबको मजबूत करने के लिए आया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस लाया गया बेसल 3 में। रिस्क वेटेड एसेट बैंक का, जो कि बिल्कुल ही रिस्क को जो रिस्क को बताता है, राइट, एडजस्ट करता है रिस्क को अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे, स्पेसिफिक रिस्क के बेसिस पे। आप यहाँ देख सकते हो जो रिस्क वेटेज एसेट है टिपिकली 0%, 10%, 20%, 50%, 100%, उसका हम एक रिस्क लेकर के चलते हैं किसी भी एसेट का। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कैश रिजर्व है, उसके पास रिस्क कितना हो सकता है 0%, वाइल कॉर्पोरेट डेट का कितना रिस्क हो सकता है 100%। कैश रिजर्व का कोई इतना रिस्क नहीं हो सकता, बट कोई कॉर्पोरेट मतलब इंडस्ट्री अगर आपसे पैसे लिए हुए हैं तो 100% चांस है कि वो रिटर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि मे बी वो जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया है वो प्रोजेक्ट अच्छा से चल पाएगा या नहीं, उसको प्रॉफिट होगा या नहीं, अगर लॉस हुआ तो पैसे कहाँ से देगा। तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट डेट के साथ ज्यादा रिस्क है। टू कैलकुलेट द रिस्क वेटेड एसेट, बैंक एसेट आर मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्टिव रिस्क वेटेड एसेट देन टुगेदर, ठीक है, इतना हमें नहीं जानना है, ठीक है, आप इतना जान लो। यहाँ पे बेसल 1 में आपका मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना था 8%। बेसल 1 जो 1999 में आया था, ये आपका इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमें मेंटेन करना था एज पर बेसल 1, ये अप्रोच आपको हेल्प करता था बैंक को सफिशिएंट अमाउंट मेंटेन करने में कैपिटल रिजर्व, जिससे आप लॉसेस से डील कर सको एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रख सको अपना वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसल 1 और बेसल 2 में बेसिकली अंतर क्या था। यहाँ पे आ जाओ एक बार। तो बेसल 3 जो कि 2009 में आया था, जिसमें हमें कैपिटल को, अभी तक कैपिटल कितना चल रहा था 8%, अभी तक कैपिटल कितना चल रहा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने 8%, बट बेसल 3 में हमने कैपिटल को बढ़ा दिया, कैपिटल 12.9% होना चाहिए, कितना 12.9%। टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 इक्वल्स टू 12.9%। टीयर 1 का फिक्स्ड परसेंट 10.5 होना ही चाहिए। टीयर 1 क्या होता है, टीयर 1 जो आपको मैंने बताया ना कि टीयर 1 होता है ये वाला कॉम्पोनेंट्स को हम टीयर 1 बोलते हैं, जिसमें पेड अप कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस जनरल रिजर्व प्लस हाइब्रिड कैपिटल, जो कि एक कोर कैपिटल है बिजनेस का, उसको हम टीयर 1 बोलते हैं। तो बेसल 3 के हिसाब से टीयर 1 आपका 10.5% होना ही चाहिए, टीयर 2 2%, बाकी जो बचा आपका टीयर 3 में जाएगा। तो बेसल 3 आपका 2009 में आया था, जिसमें कैपिटल जो होना चाहिए 12.9% बैंक को मेंटेन करना है। ये हुआ फॉर्मूला जो कि चेंज नहीं होगा। ये परसेंटेज टीयर 1 टीयर 2 का भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बाकी परसेंटेज आएगा, सब मिला के 12.9% होना चाहिए। बैंक को मेंटेन करना है। कैपिटल बफर, कंजर्वेशन बफर 2.5% का, काउंटर साइक्लिंग बफर होना चाहिए 0 से लेकर के 2.5 का। सीईटी ठीक है, सीईटी 1 और रिस्क वेटेड एसेट दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4.5%। एनएसएफआर क्या है, नेट स्टेबल फंड रेट, नेट स्टेबल फंड रेट, ठीक है। अवेलेबल अमाउंट स्टेबल फंडिंग डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट स्टेबल फंडिंग के लिए दैट शुड बी मोर देन 10, ठीक है, मोर देन 10।
ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, बेसल 1 और बेसल 2 का। अगर हम बात करें बेसल 1 और बेसल 2, तो दोनों में अंतर क्या था ये हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। दोनों में अंतर क्या था ये देख लेंगे, सो दैट आपको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके एंड एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सको। बेसल 1 जो है, जिसमें हमने देखा कि ये 1988 में आया है, बेसल 2 2004 में आया है, ठीक है। 2004 में आया, 1988 एंड ये आपका 2004 में आया है। इसमें हमने देखा कि हमें, मतलब ये देखो बेसल 1 ये सब, बेसल 2 किसके लिए? बैंक के लिए। मैं बोल रही हूँ हमने देखा हमारे लिए, मतलब बैंक के लिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बैंक के लिए, ठीक है। तो बेसल 1 जो है 1988 में आया। ये बेसिकली आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब एक बैंक को कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट रखना चाहिए वो ये बताता था। दैट वाज 8%। यहाँ पे आप कैपिटल रिक्वायरमेंट तो था ही, बट यहाँ पे रिस्क को लेकर के हम ज्यादा ये हुए अटेंटिव हुए कि रिस्क इतना होना चाहिए, रिस्क कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल रिस्क वेटिंग अप्रोच था, रिस्क को लेकर के ज्यादा मतलब उतना एक्टिव नहीं था। बट बेसल 2 बेसिकली रिस्क के लिए ही वर्क करता था, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड रिस्क वेट था, यहाँ पे आपका इंटरनल मॉडल्स एंड रिस्क असेसमेंट था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यह 8% था, ये भी आपका सिमिलर था बेसल 2 के अकॉर्डिंग, बट विथ पिलर 2 कंसिडरेशन, दैट वाज आपका सीआर, क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क को इसमें इंक्लूड किया गया। ये आपका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बेसल 1 थोड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्योंकि जब भी कुछ हम पहले बार करते हैं तो थोड़ा सिंपल होता है, जब हमें उसका आइडिया मिल जाता है और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तब जान जाते हैं, तब हम उसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो बेसल 2 में आपका 3 पिलर को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 3 पिलर किस में आया था, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये आपका बेसल 2 में आया था, जो 2004 में इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। ये आपका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था रिस्क मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी था। एक्चुअल रिस्क आप देख सकते थे। बेसल 1 यूनिवर्सली अप्लाइड था, बट बेसल 2 को अप्लाई होने में, मतलब इंप्लीमेंट करने में कुछ साल लग गया था, ठीक है। तो कुछ नया पॉइंट बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे हम कैपिटल रिक्वायरमेंट पर देखते थे, यहाँ पे आप रिस्क देखते थे। यहाँ पे 8%, यहाँ पे भी आपका 8% ही है, बट यहाँ पे कैपिटल रेशियो एंड मार्केट रिस्क को इंट्रोड्यूस किया गया। कैपिटल रिस्क एंड मार्केट रिस्क 3 पिलर को इंट्रोड्यूस किया। ये थोड़ा सिंपल एकदम था एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये 1888 में आया था, ये 2004 में आया था। अब ये वाला आप देख सकते हो, ये बेसिकली मैंने लिख करके बनाया है, जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बेसल 1 और वर्सेस बेसल 2 के बारे में है, ठीक है। बेसल 1 वर्सेस बेसल 2, ये बेसल 2 है यहाँ पे और ये है बेसल 1। बेसल 1 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रिस्क एंड स्टैंडर्ड मिनिमम कैपिटल प्लस इसका जो कुछ भी है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते थे और लिख देते थे। बट बेसल 2 में इस सेम चीज को जानने के लिए हमने 3 पिलर का इंट्रोडक्शन किया, दैट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको हमने एमएसडी के नाम से जाना था, सुपरवाइजरी रिव्यू रोल एंड मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर। रिस्क की बात करें तो क्रेडिट रिस्क हुआ, तो क्रेडिट रिस्क हम सिंपल यहाँ पे क्रेडिट रिस्क लिख देते थे, जितना हमारा होता था, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट रिस्क को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 3 और पिलर्स इंट्रोड्यूस किए, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका अप्रोच की बात किया जाए तो ये आपका स्टैंडर्ड मिनिमम कैपिटल अप्रोच को फॉलो करता था, बट यहाँ पे मल्टीपल अप्रोच था हमारे पास, जिसके हेल्प से हम रिस्क को मेजर कर पाते थे, उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे कैपिटल को। समझ में आया? जो यहाँ पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हो, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये वाला चीज, ठीक है। इसी में आप समझ लो कि बेसल 1 सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था यहाँ पे, बट बेसल 3 में हमने पिलर्स के हेल्प से इसको समझा, पिलर्स को आइडेंटिफाई किया, पिलर्स का इंट्रोडक्शन किया, जिसके बेसिस पे हम रिस्क देखते थे, जिसके बेसिस पे हम मिनिमम कैपिटल कितना होगा ये देखते थे, ठीक है। तो बेसल 2 ये इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में। हेयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ पैरामीटर बेसल 3, बेसल 2। बेसल 2 में आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए? 8% रिस्क वेटेड एसेट का, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसल 2 के अकॉर्डिंग 3 टीयर में डिवाइडेड था। टीयर 1 जो कि आपका कोर कैपिटल से कनेक्टेड था, जैसे कि आपका इक्विटी, डिस्क्लोज्ड रिजर्व, जनरल रिजर्व, हाइब्रिड। टीयर 2 सप्लीमेंट्री कैपिटल से डील आउट करेगा, एंड टीयर 3 जो कि अब ज्यादा यूज नहीं होता है, शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेटेड लोन से। रेगुलेटरी सुपरविजन की बात किया जाए तो बेसल 2 लाइक रेगुलेटरी सुपरविजन एंड रिक्वायर बैंक की वो डेवलप करे
एंड इम्प्लीमेंट करे इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक टू मॉनिटर एंड मैनेज द क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क बाय इनहांसिंग द बेसल 2 एम था कि हम ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ला सके। मार्केट डिसिप्लिन में अगर बात करें यहाँ पे तो ये प्रमोट करता था लाइक बेसल 2 प्रमोट इंक्रीजिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बैंक कुछ चीज हिडन ना रखे, ठीक है, डिस्क्लोज करे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूडिंग रेगुलेटर्स इन्वेस्टर्स डिपॉजिटर्स, जिसके हेल्प से वो अपना प्रॉपर डिसीजन ले सके क्या उनको लेना चाहिए। तो बेसल 1 कब आया था 1999, बेसल 2 कब आया था 2009 में हर जगह इंप्लीमेंट हुआ। देखो 2009 नॉर्म सिंस 2009, ठीक है, अलाइनिंग बैंकिंग रेगुलेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर टू मिटिगेट रिस्क इफेक्टिवली। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसल 1 में क्या था, बेसल 1 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था 8%। स्टैंडर्डाइज्ड आपका एक सिंगल रिस्क को फॉलो करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड एक बना लिए थे आपका ये तरीका जिसको हम सभी पे अप्लाई करते थे, ठीक है। बट बेसल 2 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट जिसको हम लोग एम के नाम से जान रहे हैं, सुपरवाइजरी रिक्वायरमेंट जिसको एस से डेडिकेट कर रहे हैं, एंड मार्केट डिसिप्लिन दैट इज डी, ठीक है, MSD वाला कॉन्सेप्ट आया। मिनिमम कैपिटल रिस्क में हम अलग अलग रिस्क को देखे, मेजर किए, फ्लेक्सिबिलिटी मोर सेंसिटिविटी कौन है, सुपरवाइजरी में प्रॉपर वे से सभी को मेंटेन करके मैनेज करके एंड डिस्क्लोज मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। बेसल 2 और बेसल 3 में क्या था, बेसल 2 में आपका MSD वाला कॉन्सेप्ट आया था, MSD, ठीक है, दैट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। बट बेसल 3 में हम थोड़ा इनहांस्ड मार्केट कैपिटल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को देखा हमने, जो कि हमने अलग अलग फिक्स किया, टीयर 1 में कितना होना चाहिए, टीयर 2 में कितना होना चाहिए, टीयर 3 में कितना होना चाहिए, ऑल टुगेदर दैट वाज लाइक 12 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग था, है ना। तो ये हुआ और यहाँ पे हम इनहांस तरीके से वर्क करने के लिए और डिस्क्लोजर में हर एक चीज लाइक रिस्क कितना है, डिस्क्लोजर का डिस्क्लोज करना, मार्केट डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये सब आपका बेसल 3 का था। तो ये है आपका PYQ, आप देख सकते हैं 3 पिलर जो बेसल 2 में यूज हुआ है, दैट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रिस्क को देखता है, सुपरवाइजरी रिव्यू दैट इज एस का, मार्केट डिसिप्लिन दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ एवरीथिंग MSD। बेसल 3 की अगर बात किया जाए तो 12.9 यहाँ पे जो लिखा आपका दिस वाज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट वाज 12.9 और ये यहाँ पे कितना था, दिस वाज 8%, ठीक है, दिस वाज 8%, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बेसल 3 का एम था कि बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसल 3 आपका सेटअप किया गया था 12.9% विद इन द रेशियो। टीयर 1 कैपिटल रेशियो मस्ट बी मेंटेन 10.5, टीयर 1 में 10.5 मेंटेन करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, टीयर 1 में आपको 10.5 मेंटेन करना है, टीयर 2 में 2% एंड टीयर 3 में जो रेस्ट बचा वो हो गया, ठीक है। यहाँ देखो मैक्सिमम पॉइंट हम अपने पास वाला रख रहे हैं। टीयर 1 क्या है, टीयर 1 मतलब कोर कैपिटल था, तो मैक्सिमम पॉइंट जो है हम अपने पास पहले से सेव करके रखना चाहिए चाहते हैं, थोड़ा बचा वो यहाँ पे कर दिया और यहाँ जो बचा 9% कितना मिनिमम बचेगा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जो अगर नहीं भी रहे तो भी मतलब थोड़ा भी रहे तो भी चल जाएगा हमारा काम। तो टीयर 1 जो कि सबसे ज्यादा कवरेज किया गया, जिसके हेल्प से हम अपने आप को सेफ साइड रख सकते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा जो तीनों का मैंने आपको बताया। टीयर 1 10.5 रिस्क वेटेड एसेट कवर करेगा, टीयर 2 आपका 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट को कवर करेगा। बेसल 3 इंट्रोड्यूस करता है एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट कैपिटल कंपोनेंट का, जैसे CET दैट इज कॉमन इक्विटी टीयर 1, जो कि हमने यहाँ देखा कॉमन इक्विटी टीयर 1 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4.5%, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको अभी मैंने बताया कि कैपिटल लाइक कॉमन इक्विटी टीयर 1 मस्ट बी और एंड रिस्क वेटेड एसेट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4.5%, ठीक है, एटलीस्ट सो दैट वी कैन मेंटेन दैट 8%, ठीक है, टोटल कैपिटल मस्ट बी 8%, ठीक है, एंड हाई कैपिटल एब्जॉर्ब रिमेन सॉल्वेंट। अगर हम अपने पास अपने पास ज्यादा रखेंगे तो हमारे पास कितना भी हमारे पास से ले जाए पैसा सब कोई, बट स्टिल हम अपने आप को सेफ साइड रख पाएंगे। कैपिटल कंजर्वेशन की बात की जाए तो 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन, बफर कैपिटल कंजर्वेशन मेंटेन करना था। काउंटर साइक्लिकल दैट इज 0 से लेकर 2.5 तक का। तो बेसल 3 कैपिटल यहाँ पे देख सकते हो, कॉमन इक्विटी टीयर 1 4.5% आपको याद रखना है, रिस्क वेटेड एसेट दैट इज 2%, ठीक है, CET 2.1, तो ये सब क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए बैंक अभी भी बहुत जगह जैसे कि देखोगे नेट स्टेबल फंड, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, दैट इज अमाउंट अवेलेबल अमाउंट ऑफ स्टेबल फंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इज दैट शुड बी मोर देन
100%। ठीक है, बेसल 3 रेगुलेशन इनहांस करता है, एब्जॉर्ब करता है शॉक। जैसे कि देखो कंपनी को जब पता लगता है ना कि मेरा कंडीशन बहुत ही बुरा है, तब उसको बहुत बुरा लगता है, और अचानक से मतलब पता लगता है तो उसका उस चीज को मैनेज करना दैट कैन बी डिफिकल्ट। बट अगर आपको पहले से आप सब कुछ लेके चलोगे और अगर आपको पता लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा सिचुएशन होने वाला है, तो आप अपने आप को मेंटेन करके चल पाते हो। इनका गोल यही था। ठीक है, बेसल 3 रिस्क मिटिगेट करने के लिए वर्क करता था। इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात किया जाए तो कोविड से ही इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात किया गया था, बट कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा था जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो एज ऑफ अप्रैल 2024 बेसल 3 स्टिल इन प्रोग्रेस ही है, प्रोसेस ही है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ग्लोबली। सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पे वर्क कर रहे हैं, अभी भी नया नया रूल्स आ रहा है जिससे आपका स्मूथ वर्क कर सके। ठीक है, तो ये वाला रहा डिफरेंस चार्ट। बेसल 1 में 1988 में क्रेडिट रिस्क आया है, बेसल 2 में क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एंड बेसल 3 आपका 2008 के क्राइसिस के बाद लाया गया है, जहां पे कैपिटल, लिक्विडिटी एंड लीवरेज रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं। कैपिटल, लिक्विडिटी एंड लीवरेज रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल 1 में फिक्स्ड 8% रिस्क है। यहाँ पे आपका सेंसिटिव मतलब रिस्क वेटेड एसेट बेस्ड उनके बेसिस पे होता है। यहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट और हायर क्वालिटी मेंटेन करना है रिस्क को ध्यान में रखते हुए। रिस्क मैनेजमेंट बेसिक है, यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट था और यहाँ पे भी हम रिस्क मैनेजमेंट फोकस करते थे और इसको कम करने पर। तो ये सब हो गया आपका बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि बेसिकली 2014 में लॉन्च हुआ है, ये आपका एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। इसका प्राइमरी गोल है कि देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये बेसिकली आपका आधार कार्ड से लिंक होता है। किससे? आधार कार्ड से। ये आपका बेसिकली आपको हेल्प करता है कि हर एक घर में एटलीस्ट एक बैंकिंग अकाउंट तो होना ही चाहिए। हर एक घर में एक बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए एंड बैंकिंग का सर्विसेज हर एक घर में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि फाइनेंशियल नॉलेज सबको मिलेगा, सब फाइनेंशियल कैसे यूज टू हो सकते हैं ये पता लग पाएगा, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सब जान पाएंगे। इनफैक्ट गरीब से गरीब घर में भी एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन मकसद था, जो 2014 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो ये इंश्योर करते हुए था कि सभी को एक्सेस मिल सके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, सर्विसेज का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका आधार कार्ड से कनेक्टेड होता है मोबाइल नंबर, जो कि आपको यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देता है नोन एज जैम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सिंपल सा वही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, यहाँ देख सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2014 में आया था, ये इसका मेन एम था कि एक हाउस में एक अकाउंट तो होना चाहिए। एक घर में, मान लो ये घर है, इसके अंदर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसको हम प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑफर करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक घर में एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, सो दैट सभी को एक्सेस मिल सके बैंकिंग सर्विसेज का एंड सभी को हेल्प मिल सके कि वो कैसे बैंकिंग सर्विसेज को ऑपरेट कर सकते हैं। 4 मेन प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। बैंकिंग द अनबैंक्ड, जहां पे कभी बैंकिंग सर्विसेज नहीं गई है उन सबको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, अगर आपको लगता है कि नहीं बैंकिंग सर्विसेज लेने से फ्रॉड हो सकता है, मेरे साथ गलत हो सकता है, तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपके आधार से ही आपको बैंक लिंक किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आधार में आपको फिंगरप्रिंट लगता है, फिंगरप्रिंट कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता, तो पूरा सिक्योरिटी दी जाती है। फंडिंग द अनफंडेड, आप अपने लिए कुछ सेविंग्स कर रखो, आपके लिए भी कुछ हम सेविंग्स आपको देंगे। सर्विंग अनडिजर्व एरिया या अनसर्व्ड एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे आपको बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच सकता है, वहां पे भी हम बैंकिंग सर्विसेज देंगे, जिसको हम लोग नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दिस इज द प्रधानमंत्री जनधन योजना का पूरा पॉइंट। 2014 बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड, सर्विंग द अनडिजर्व्ड या अनसर्व्ड एरिया, undeserved या unserved area। NCFE, that is National Center for Financial Education, National Center for Financial Education, ये क्या है यहाँ से देख लो। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये प्रमोट किया गया है आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, इडाई के द्वारा, पीएफआरडीए के द्वारा। ये सारा ये प्रोवाइड इसलिए किया गया है, हेल्प इसलिए, प्रमोट इसलिए किया गया है क्योंकि ये बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
हो गया। तो यहाँ देख सकते हो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज प्रमोटेड बाय दीज ऑल पीपल। इस वजह से ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आया था, सभी को हम बता सके कि फाइनेंशिंग में आपको क्या क्या ऑप्शंस है, आपको एडुकेट कर सके ऐसे सारी जगह सबको बता सके क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, आप कैसे मनी सेव कर सकते हो, कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हो, ये सबको जानकारी, सबके बाहर सबको अवेयरनेस फैलाना, सबको नॉलेज देना, यही था आपका एनसीएफई का काम, दैट इज नेशनल काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, फिनेंस का जानकारी देना, फिनेंस एजुकेशन मतलब फिनेंस का जानकारी देना, ठीक है। ये हो गया एनसीएफई के बारे में। तो ये मिशन पे वर्क करता था कि इस सभी को हम फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग और साथ ही साथ कैंपेन भी लगाया जाता था सो दैट सभी को नॉलेज मिल सके। मुद्रा, मुद्रा क्या है यहाँ पे देख लो, मुद्रा है दैट इज अ लोन विच इज प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको अवेल करने के लिए आपको ब्रांच ऑफिस विजिट करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा, तब जाके आप मुद्रा से लोन ले सकते हो। तो मुद्रा से आपको बेसिकली लोन मिलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिविजुअल को इनडायरेक्टली वे से आप एनबीएफसी या एमएफआई से या बैंक से ले सकते हो। आपको लोन लेने के लिए क्या करना होगा, आपको बैंक ब्रांच विजिट करना होगा। एडिशनली गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है 3 स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जिसका एम है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड करना, ठीक है, फॉर एवरीवन, दैट इज फॉर इंडिविजुअल एजेड 60 एंड अबव, ठीक है। अब जैसे कि आरबीआई का पॉइंट आ गया, आरबीआई के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो सॉरी, थोड़ा मुझे जाना पड़ा। तो देखो आरबीआई के बारे में मैं यहाँ पे शॉर्ट से शॉर्ट में बता दे रही हूँ, क्योंकि ये वाला पूरा पढ़ना आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, एंड ये सब ऑलरेडी मैंने डिटेल क्लास में बता रखा है। तो आरबीआई का पूरा जितना रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है, हम लोग को पता है, एपेक्स बैंक है। आरबीआई एक्ट कब आया है, 1934 में। नेशनलाइज कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में।
इसने अपना सारा एक्टिविटीज कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। ये फॉर्म कब हुआ था? 1935 में, स्टैब्लिश 1935। ठीक है, अब इतना ही आपका आरबीआई के बारे में है। अब जैसे कि अब बात करेंगे हम आरबीआई का, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना ही है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूरा स्टोरी दिया हुआ है कि आरबीआई कैसे फॉर्म हुआ, आरबीआई का कैसे ये फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरबीआई एक्ट हुआ 1934 में, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में, एंड आफ्टर 1947 आरबीआई जैसे कि नेशनलाइज्ड हुआ। कहाँ गया? आरबीआई एक्ट फॉर्म्ड एंड नेशनलाइज्ड किया 66 मोर बैंक को। ठीक है, तो ये आपका आरबीआई के बारे में है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे थे हेज फंड, तो आरबीआई का इतना ही रोल है। लाइक आरबीआई क्या क्या करती है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ये बस बता देती हूँ कि क्या क्या इसका मेन आपका एक्टिविटी, क्या क्या इनका फंक्शन है। फाइनेंशियल सुपरविजन सब पर नजर रखती है कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनफैक्ट नॉन बैंकिंग कंपनीज पे ही जो भी मनी से रिलेटेड है। रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है फिनेंशियल सिस्टम का, करेक्ट है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का भी। जो एनईएफटी आरटीजीएस होता है ये सब पर भी इनको नजर रखना है। ठीक है, बैंकर, डेट मैनेजर, गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर। ठीक है, एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी इशू भी करती है, और जिससे आपका जो जाली नोट होता है ना, इसको कम करने पे भी वर्क करती है ये। अभी नया नोट जो कि आया है, आपने देखा है यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ नोट के बारे में भी। 500 से लेकर के 500 एंड 2000 का नोट जो इशू हुआ था 8 नवंबर 2016 में, एंड 1000 एंड 2000 का नोट जो है ये बैन हो गया था 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होल्ड करती है मनी, कस्टोडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर एंड ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ठीक है, तो ये सब आपका ये है जो कि काम करती है आरबीआई। ठीक है, और ये सब पर लेकर के आपको हेल्प करती है सारे बैंकिंग सेक्टर को। अब हेज क्या होता है? हेज क्या होता है तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बना रखा है डायग्राम के हेल्प से। हेज फंड, हेज फंड मतलब, हेज फंड तो सबसे पहले आप याद रखना कि हेज दैट इज एच फॉर स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। एच मतलब होता है हेज, हेज का मतलब एच से स्टार्ट होता है, एच फॉर हेज एंड एच फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए होता है। हेजिंग फंड जो होता है ये आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। एक एसेट से मान लो आपको लॉस हो रहा है तो आपको दूसरा एसेट से आपको प्रॉफिट होगा, यही आपको बेसिकली हेज फंड बताता है कि अगर आपका एक एसेट आपको लॉस दे रहा है तो आपको दूसरा एसेट जो है आपको प्रॉफिट देगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हेज फंड जो होता है ये एक्टिवली इसको ट्रैक करना होता है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर बेसिस पे नजर रखना होगा, क्योंकि ये हाई रिस्की होता है, साथ ही साथ हाई रिटर्न का अपॉर्चुनिटी भी होता है। इसमें आपको शॉर्ट टर्म में अपने अमाउंट को मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है। हेज फंड फोकस करता है रिस्क को कम करने पर, एंड आपको शॉर्ट टर्म में कैसे आपको मैक्सिमम अर्न करके दे सकते हैं वही। तो बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होता है। ठीक है, जहां पे यू कैन आपको अगर एक एसेट से लॉस हो रहा है तो आपको दूसरा एसेट से गेन होने का ऑप्शन आपको देती है हेज फंड। क्या देती है? ऑप्शन हेज फंड देती है। ओके, इसका इतना ही था। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ से बता दे रही हूँ। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक्ट आया है 1938 में, इरडा एक्ट दैट इज 1999 में। इरडा को हम इरडाई भी पढ़ते हैं, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझो। इंश्योरेंस में दो पार्टी होता है, एक होता है इंश्योरर, मतलब वो हुई इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि रिलायंस का इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हुई। और एक हो गया इंश्योर्ड, मतलब जिसको इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस ले रहा है। जैसे कि मैंने इंश्योरेंस लिया है कि मुझे तुम सेव करोगे जब मैं प्रॉब्लम में रहूंगा, तुम मुझे सेव करोगे जब मेरा रिस्क बढ़ेगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इंश्योरेंस एक्ट कब आया है? 1938 में। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आया है, जिसमें एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस हम बोल सकते हैं इसको। अब जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का आगे तो कोई बाइफर्केशन नहीं है, बट नॉन लाइफ इंश्योरेंस का है, दैट इज जनरल इंश्योरेंस का है। दैट इज मरीन इंश्योरेंस हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, फायर इंश्योरेंस हुआ, मोटर इंश्योरेंस हुआ, ये सब क्या है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस दैट इज जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लाइफ इंश्योरेंस, नॉन
नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, आपका मोटर इंश्योरेंस, ये सब नॉन लाइफ में जाएगा। अब ये सब जो है कुछ पॉइंट्स है कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं देन प्रॉब्लम ये होगा कि कि आपका इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हो तब। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, देखो कि जब मान लो ये दो पार्टी आपस में इंश्योरेंस करा रहे हैं ना, तो इनको ये ध्यान रखना होगा कि हम जो कुछ का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं इसमें कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये पर्सन जो है ये लाइफ इंश्योरेंस का ले रहा है इंश्योरेंस, तो ये अपना लाइफ से रिलेटेड सारा कुछ बताएगा, ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या से इसको रिस्क हो सकता है, क्या चीज से इसको रिस्क नहीं है, क्या चीज को डॉक्टर खाने मना किया है, सब कुछ डिस्क्लोज करेगा। अगर कुछ भी हिडन रखता है और ये जब उस इंश्योरेंस को क्लेम करने जाएगा और ये कंपनी को पता लगेगा कि ये बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं थी, तब आपका इंश्योरेंस क्लेम करना फेल हो सकता है। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब ये होता है कि आप जिस रीजन के लिए इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो वो जो कुछ भी एक्सीडेंट है, जो कुछ भी रीजन है, वो काफी नियर बाई होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ओनली कवरिंग लॉसेस। अब जैसे कि मान लो इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ कि आपको उतना के लिए ही हेल्प किया जाएगा जितना का आपको लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी पे ऑफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। सबऑर्गेशन मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट लॉस एंड ऑल्सो रिकवर फ्रॉम थर्ड पार्टी। जैसे कि एक्सीडेंट का मैंने इसका आपको स्टोरी बताया है डिटेल में, तो इसके लिए आप डिटेल क्लास विजिट कर सकते हो, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी तो आपको आपका लॉस का पैसा देगी ही देगी, आपको जितना का लॉस हुआ इसका कॉम्पनसेट तो करेगी ही करेगी, बट ऑल्सो वो तीसरा पर्सन जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, तीसरा पर्सन जिसके गाड़ी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, इसको भी पकड़ करके इससे पैसे कॉम्पनसेट मतलब लेगी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लो किसी पर्सन ने दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब इस पर्सन को टोटल 5 लाख का लॉस होता है, तो ये 5 लाख सिर्फ ये अकेला कंपनी नहीं देगी, ठीक है, या फिर ये अकेला कंपनी नहीं देगी। जो भी 5 लाख का लॉस हुआ है ना, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए दोनों कंपनी को इक्वल पेमेंट करना होगा। जैसे कि मान लो या तो ये 2 लाख देगा, या फिर ये 3 लाख, या फिर ये 3 लाख, या फिर ये 2 लाख, ये ऐसा डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। 5 लाख तो कंट्रीब्यूशन मतलब ये हुआ कि जहां पे जो पर्सन है वो एक कंपनी से ज्यादा कंपनी में अपना इंश्योरेंस करा रखा है, और जब भी उसको लॉस हो रहा है तो मोर देन 2 कंपनीज होने की वजह से उसको दोनों कंपनी से अपना लॉस कॉम्पनसेट करने का राइट है। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, अब जैसे कि आपके दुकान में आग लगी है और आप आराम से बैठे हो कि अरे मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो आग, इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, मैं पूरा पैसा क्लेम करा लूंगा, तो ये गलत है। इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल आएगी, इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल देखेगी कि आपके दुकान में आग लगी है, बट इंश्योरेंस कंपनी ये भी देखेगी कि क्या आपने इस लॉस को कम करने के लिए, क्या आपने ये आग को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे या नहीं लिए थे। अगर लिए थे, सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद ही आपका इंश्योरेंस क्लेम हो पाएगा, अगर आपने नहीं लिया था तो इंश्योरेंस क्लेम फेल हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस, ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। वेजरिंग का मतलब क्या होता है, गैम्बलिंग, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब देखो किस इंश्योरेंस को मतलब जो पर्सन ने लिया है उसको वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वो पर्सन को रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जब लॉस हुआ है तब। लाइफ इंश्योरेंस में जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट हुआ तब। फायर इंश्योरेंस में दोनों को ही रहना चाहिए, एंड जनरल इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरर। फिनेंशियल रिस्क मनी, नॉन फाइनेंशियल मॉनेटरी, कलर, क्वांटिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ठीक है। प्योर रिस्क होता है लॉस ओनली क्लेम मनी विच नो लॉस, नो एक्स्ट्रा लॉस हुआ, मतलब प्योर रिस्क मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ उतना ही लॉस दिया जाएगा जितना लॉस आपको हुआ है, आपको गेन या प्रॉफिट कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी नहीं बैठी है। स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब होता है ओनली अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ओनली अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जांपल जैसे कि शेयर्स का बात करें, शेयर्स में आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस। फंडामेंटल रिस्क क्या होता है, फंडामेंटल रिस्क मतलब हुआ कि जैसे कि जो आपको कंट्रोलेबल नहीं होता है, ड्रॉथ हुआ, फ्लड हुआ, या आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दिस इज अ फंडामेंटल रिस्क। एंड पर्टिकुलर रिस्क क्या होता है, पर्टिकुलर जैसे कि वो आपको फायर से लॉस हुआ, थेफ्ट, चोरी हो गई, तो बहुत ही पर्टिकुलर है, क्यों हुई है रिस्क, क्यों लॉस हुआ है, क्या रीजन है, तो उसको लेकर के आपको बहुत ही पता है, पर्टिकुलर हो, तो दिस इज द पर्टिकुलर रिस्क, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्ट कब आया है, 1938 में, लाइफ इंश्योरेंस 1956, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। ये आपका PYQ है, ठीक है। तो आई बिलीव कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है।
अच्छा, री इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस मतलब एक फैक्यूलेटिव होती है, एक ट्रीटी होती है। री इंश्योरेंस मतलब होता है शेयरिंग लॉस बिटवीन टू इंश्योरेंस कंपनी इन अ इक्वल रेशियो। ठीक है, इक्वल रेशियो में हम लॉस को शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब ऐसा कुछ तो नहीं बचा है बताने लायक। ठीक है, तो चलो, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका बैंकिंग का रिवीजन कंप्लीट हुआ। आपको वाईटी पे सारा कुछ दिया हुआ है, कितना पीवाईक्यू करना है, क्या करना है, डिटेल क्लास कितना है, ये सब कुछ दिया हुआ है जिसके हेल्प से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं किसी को कुछ डाउट हो, डेफिनेटली आप पूछो मुझसे, मैं आपके लिए ही बैठी हूँ। अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्जाम का। आपके पास टोटल 2 मंथ है इन हैंड। ठीक है, जिसको यूज करके आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं भी टाइम टू टाइम वीडियोस या शॉर्ट्स या कुछ भी अपलोड करते रहती हूँ जिससे आपका रिवीजन होता रहे। कहीं भी कुछ डाउट हो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप को ज्वाइन करो। ठीक है, और वहां पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, एज वेल एज शेयर कर देना अगर क्लास अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।